हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पाथ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे जेकेपीएससी लेक्चरर के एजुकेशन की नेक्स्ट यूनिट को, दैट इज एजुकेशन इन इंडिया, दैट इज पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। सो बेसिकली ये आई पार्ट है आपका, आप इसे बोल सकते हो नाइन्थ पार्ट या फिर नाइन्थ यूनिट। ओके, सो एजुकेशन इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा क्या है? सो बेसिकली ये क्या है कि एजुकेशन पर जो काम किया गया था आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ द आफ्टर द इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस। सो बेसिकली 15 अगस्त के बाद, 1947 के बाद आप लगा लो, जब उसके बाद एजुकेशन में जो सबसे पहला कमीशन या फिर सबसे पहले मतलब बहुत सारी जो कमीशन आए थे, रिफॉर्म्स आए थे या फिर पॉलिसीज आई थी, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट इज़ फॉर जेकेपीएससी लेक्चरर के लिए तो है ही, साथ ही साथ जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट सेट की तैयारी कर रहे हैं, और आप बोल सकते हो एचटेट सीटेट या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, उन सब के लिए काफ़ी यूजफुल सीरीज है या फिर काफ़ी यूजफुल ये यूनिट है। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, जो पहली बार कर रहे हैं इसको तैयारी, मतलब इसको देख रहे हैं, जो कमीशंस हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ जो रिवीजन करना चाह रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं, और नोट्स मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर ही दूंगी। सो एजुकेशन इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। सो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49, उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, इंडियन एजुकेशन कमीशन, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। ओके, आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि आपको जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछ लिया जाता है ना, कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताओ जो कमीशंस आए हैं उसके। तो ये क्रोनोलॉजिकल वाइज ही लगे हुए हैं सारे, उनके ईयर के हिसाब से। तो अगर आप ये भी याद करना चाहो कि पहला कौन सा है, तो वो आप इनसे याद कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49। ओके, तो मतलब एक साल लगा इसे बेसिकली आने में। 1948 को स्टार्ट होगा, 49 को ये आ गया था। सो बेसिकली इसको आप बोलते हो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। एक पहला कमीशन है जो एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में आया था आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके, जब इंडिया को आज़ादी मिली थी उसके बाद एजुकेशन के ऊपर जो काम किया था, एजुकेशन के ऊपर जो रिकमेंडेशन या फिर आप बोल सकते हो कमीशन आया था, जिसके प्रारूप हम अपने जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसको देख सकते थे। सो ये पहला था, ये पहला एजुकेशन का कॉन्सेप्ट था या कमीशन था। सो इसका मेजर एम्फेसिस हायर एजुकेशन पे था, बट ऑल्सो टच्ड अपॉन द इश्यूज रिलेटेड टू स्कूल्स एजुकेशन। तो स्कूल एजुकेशन में जो भी गलतियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी इन्होंने लेकर के चला था। तो अगर हम बात करें, इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ओके, ओके, तो ये प्रोमिनेंट लीडर भी थे और विजनरी थे, ग्रेट विजनरी ऑफ मॉडर्न एरा। तो इन्होंने मॉडर्न एरा को देखते हुए कि आगे फ्यूचर पर्सपेक्टिव में क्या नीड्स हो सकती हैं सोसाइटी की, स्टूडेंट्स की, लोगों की, इंडिविजुअल की, सो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी कमीशन में रिकमेंडेशंस दी थी। सो चेयरमैन डॉक्टर एस राधाकृष्ण थे, इसलिए इसको राधाकृष्ण कमीशन भी बोल दिया जाता है। ओके, तो आप बोल सकते हो कि कोई भी डाउट मत रखना, या फिर आप दैट इज कंफ्यूज मत होना कि राधाकृष्ण कमीशन या यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, तो दोनों ही एक हैं। ओके, सो आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि डॉक्टर राधाकृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का क्या रोल था, मतलब इंडिया में उनकी क्या उपाधि थी, उसके बारे में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि आपकी नॉलेज भी चेक हो साथ ही साथ। ओके, सो इनके जो मेन रिकमेंडेशन थे, सो सबसे पहले बात करें एम्स ऑफ हायर एजुकेशन। तो एम्स ऑफ हायर एजुकेशन क्या थे, मतलब इन्होंने एजुकेशन, हायर एजुकेशन को पर्सपेक्टिव लिया था। सो इन्होंने बोला था कि यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो एक सिटीज़न, एक एबल सिटीज़न बनाती हैं। एबल सिटीज़न मतलब एक अच्छा नागरिक, जिसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, है ना, वेरियस फील्ड में, हु कैन टेक एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्रीज, ऑक्यूपेशंस एंड लीडरशिप रोल। सो बेसिकली वो डिफरेंट फील्ड्स में, वेरियस फील्ड्स में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सकती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में मतलब उनके प्रशासन में, इंडस्ट्रीज़ में, ऑक्यूपेशन में, या फिर लीडरशिप रोल्स भी ले सकते हैं। सो एम्फोसिस ऑन कैरेक्टर बिल्डिंग, सिटीजनशिप एंड लीडरशिप डेवलपमेंट थ्रू यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो इन्होंने एम्फोसाइज किया था, जोर दिया था कैरेक्टर बिल्डिंग पर, कि कैसे आप चरित्र निर्माण कर सकते हो, कैसे आप एक अच्छा सिटीजन बना सकते हो बच्चों को, है ना, एक अच्छा सिटीजनशिप कैसे बना सकते हो, लीडरशिप डेवलपमेंट कैसे कर सकते हो कि बच्चे आगे जा करके नेतृत्व करें हर किसी चीज़ में। ओके, थ्रू यूनिवर्सिटी एजुकेशन। सो स्टैंडर्ड ऑफ एडमिशन क्या होना चाहिए? यूनिवर्सिटी एजुकेशन शुड बिगिन आफ्टर 12 ईयर्स ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो मतलब इन्होंने बोला था कि जो यूनिवर्सिटी आप बोल सकते हो जो एडमिशन थे वो कब होते हैं, जब बच्चा 12th
कंप्लीट कर लेता है तभी तो वो कॉलेजेस में या फिर अपने हायर एजुकेशन में आता है ना। तो इक्विवेलेंट टू द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, तो मतलब इन्होंने बोला था कि बिगिन होना चाहिए आफ्टर 12 ईयर्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, जो कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के इक्विवेलेंट होगा। ओके, सो अर्ज इंटरमीडिएट इमीडिएट रिफॉर्म इन सेकेंडरी एजुकेशन, तो इन्होंने बोला था कि सेकेंडरी एजुकेशन में इमीडिएट रिफॉर्म्स आने चाहिए, बदलाव आने चाहिए, जो जो कमियां हैं, कॉलिंग एट द वीकेस्ट लिंक इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो इस तरह से इन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन पे भी बात करी थी कि जो सेकेंडरी एजुकेशन में जो प्रॉब्लम्स हैं, मतलब 12th क्लास तक जो बच्चे बहुत वीक होते हैं उनका, क्योंकि बेस जो है वो वहीं से बन करके आता है ना। अगर आपको देखो, आप देखते हो इन सब चीज़ों को, आपने 12th कर ली किससे, नॉन मेडिकल से, बट अब आप दूसरी फील्ड में चले गए। आप ये सोचो कि 12th तक आप नॉन मेडिकल में पास होना चाह रहे हो, अच्छे मार्क्स लाना चाह रहे हो, फिर आप दूसरी फील्ड में चले गए जो बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है इससे। तो इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब निकलता है कि आपकी जो दिशा है वो दिशाहीन है। मतलब आपने अच्छे से सोचा नहीं, अपने एम्स के बारे में नहीं सोचा, या फिर आपको नहीं बताया गया है ना, नहीं आपको गाइडेंस और काउंसलिंग दी गई। सो बेसिकली ये मेन रीजन हो सकता है। तो वीकेस्ट लिंक होता है क्या, वीकेस्ट लिंक इन्होंने बोला सेकेंडरी एजुकेशन को, तो इमीडिएट रिफॉर्म्स चेंजेस आने चाहिए सेकेंडरी एजुकेशन में आपकी, है ना, क्योंकि वीकेस्ट लिंक बनाता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम को। अगर आपका सेकेंडरी एजुकेशन अच्छा नहीं है तो आप यूनिवर्सिटी में अच्छा नहीं कर पाओगे, एज गारंटेड बोल सकते हो। मतलब यूनिवर्सिटी में बहुत प्रॉब्लम्स भी आएंगी आपको। ओके, तो पहले से अगर आपका बेस क्लियर होगा तो आप आगे भी अच्छा कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी फंक्शन। सो बेसिकली इन्होंने बोला था कि डिफरेंस है दोनों में, स्कूल फंक्शन में, कि जैसे स्कूल काम करता है, और जैसे जो आपके महाविश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय बोल सकते हो, वो कैसे काम करते हैं, इन दोनों में फ़र्क है। सो स्कूल एजुकेशन की बात करें तो शुड प्रोवाइड अ ब्रॉड जनरल एजुकेशन। तो आपका जो स्कूल है वो कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो जनरल एजुकेशन, जो ब्रॉड मतलब आपको अलग अलग नज़रिए से सोचने में मजबूर कर दे, अलग अलग नज़रिए में सोचने को बोले आपको, है ना। आप सिर्फ जनरल एजुकेशन में सिर्फ सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश इनकी बात ही ना करो, साथ ही साथ आप किसमें वोकेशनल एजुकेशन की बात करो, स्किल्स की बात करो, आप कंप्यूटर्स की बात करो, बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बात करो। Okay, prepare student for both for university studies and for practical work if they do not pursue higher education. So basically prepare करना बच्चों को यूनिवर्सिटी स्टडीज के लिए, कि वो आगे अपनी उच्चतर शिक्षा कैसे ले सकते हैं, यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ा सकते हैं, और प्रैक्टिकल वर्क के लिए कि अगर कोई भी, अगर उन्हें दैट इज आप बोल सकते हो कि उन्होंने कुछ ऐसा दैट इज वर्क चूज किया है या फिर डिग्री चूज की है जो प्रैक्टिकल वर्क से रिलेटेड है, जिसमें प्रैक्टिकल वर्क्स होते हैं, जैसे आप बीएड लगा लो या फिर बीटेक लगा लो, है ना, तब में प्रैक्टिकल वर्क है। तो एंड फॉर प्रैक्टिकल वर्क इफ दे डू नॉट परसू हायर एजुकेशन, कि अगर वो परसू नहीं करेंगे हायर एजुकेशन को आगे। ओके, तो प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर बोथ फॉर यूनिवर्सिटी स्टडीज एंड फॉर प्रैक्टिकल वर्क, दोनों के लिए बच्चों को प्रिपेयर करना, किसमें, स्कूल एजुकेशन में हम बात कर रहे हैं। ओके, अगर वो हायर एजुकेशन नहीं परसू करना चाहते तो वहीं से आप उनको प्रिपेयर कर दो यूनिवर्सिटी स्टडी के लिए और प्रैक्टिकल वर्क के लिए। यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात करें तो इसका फंक्शन क्या है, ये फोकस करता है प्रोड्यूसिंग प्रोफेशनल्स, ऐसे लोग बनाना, ऐसे प्रोफेशनल बनाना जो, मतलब ऐसे लोगों बनाना जो प्रोफेशनल्स हो, मतलब अपने काम में माहिर हो, जो जो स्किल्ड हो, है ना। जैसे टीचर क्रिएट करना, इंजीनियर क्रिएट करना, डॉक्टर क्रिएट करना, लॉयर्स क्रिएट करना, और लीडर्स क्रिएट करना इन वेरियस फील्ड। तो यूनिवर्सिटी का काम क्या है कि वो प्रोफेशनल को प्रोड्यूस करेगी और जो वेरियस फील्ड में जो लीडर्स हैं उनको प्रोड्यूस करेगी। सो कंसंट्रेट ऑन एडवांस स्टडीज एंड रिसर्च। सो बेसिकली इसका जो मेन एम है वो क्या है कि एडवांस स्टडीज पे कंसंट्रेट करना, मतलब रिसर्च पे, है ना, अनुसंधान जिसे बोल सकते हो आप हिंदी में, अनुसंधान, रिसर्च पे और एडवांस स्टडीज पे। कि अब आपने सोशल साइंस इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े थे, अब आप एक ही फील्ड में, फॉर एग्जांपल आप पढ़ना चाह रहे हो सोशियोलॉजी, तो आपको सोशियोलॉजी के बारे में ही ब्रॉड नॉलेज प्रोवाइड करना, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के बारे में। पहले आप इनको अलग अलग तरीके से पढ़ते थे, छोटा छोटा पार्ट पढ़ते थे 12th क्लास तक, बट यूनिवर्सिटी में आप क्या करोगे, एडवांस स्टडी करोगे, उसके ऊपर रिसर्च करना आपको सिखाया जाएगा, उस पर कंसंट्रेट करना सिखाया जाएगा। सो वोकेशनल एंड प्रैक्टिकल एजुकेशन, तो स्कूल जो है वो आपको डाइवर्स करिकुला प्रोवाइड करे, ऑफर करे। डाइवर्स करिकुला मतलब डाइवर्सिफाइड करिकुला, मतलब जहाँ पे आपका
तन मन धन सबका दैट इज विकास हो, मतलब आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो। आप बोल सकते हो जो माइंड, स्पिरिट और आपकी बॉडी को एनहेंस करे, है ना, आपको नर्चर करे। सो ऐसा करिकुलम अगर स्कूल प्रोवाइड करेगा, सो स्टूडेंट एमिंग फॉर हायर एजुकेशन, मतलब जो लोग दैट इज हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर उनको अच्छा स्कूल में करिकुलम मिलेगा, अच्छा पाठ्यक्रम मिलेगा। स्टूडेंट्स एंटरिंग द वर्कफोर्स डायरेक्टली, स्पेशली इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, कि अगर वो स्कूल में ही देखेंगे, स्कूल में ही उनको अच्छा करिकुलम मिलेगा, तो उनको दैट इज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और कॉमर्स में वो तभी डायरेक्टली ही जा पाएंगे, है ना, जा सकते हैं। सो एम्फोसिस ऑन जनरल एजुकेशन, सो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन टू इंट्रोड्यूस जनरल एजुकेशन एट ऑल लेवल्स टू प्रमोट। तो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस दी गई किसके लिए? जनरल एजुकेशन के लिए, कि बच्चों को जनरल एजुकेशन भी प्रोवाइड करो। जनरल मतलब जो आपको एक अच्छा सिटीजन बनाएंगी, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने के लिए तैयार करती हैं। तो ऐसी एजुकेशन भी आपको मिलनी चाहिए, जैसे कि मोरल और एथिकल वैल्यूज, मतलब आपके दैट इज मूल्य के बारे में, है ना, जो आपके मूल्य हैं, जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, या फिर आप बोल सकते हो सच बोलना, वायलेंस ना करना, नॉन वायलेंस बोल सकते हो, है ना, डिस्क्रिमिनेशन ना करना, इन सबको जो प्रमोट करे वो भी सिखाया जाए। साथ ही साथ आपको क्रिटिकल थिंकिंग भी सिखाया जाए, आलोचनात्मक चिंतन भी सिखाया जाए, मतलब आप चीज़ों को सिर्फ ऐसे ही ना देखो कि जैसी वो एज इट इज़ हैं, आप उनके बारे में गहन चिंतन करो। आप सोचो कि क्या और इसकी पॉसिबल आउटकम्स, क्या और पॉसिबल सॉल्यूशंस, या क्या और पॉसिबल आप बोल सकते हो डेफिनेशंस हो सकती हैं। ओके, वर्क रेडीनेस कराओ बच्चों को, मतलब बनाओ उनको कि वो कोई भी काम उनसे कराया जाए वो करने के लिए हमेशा तैयार हो। सोशल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, मतलब सोशल पार्टिसिपेशन भी कराओ, आप बच्चों को वो भी सिखाओ, वो भी इंक्लूड करो कि बच्चे कम्युनिटी में कितना केटर करें, कम्युनिटी को कितना केटर करें, कितना ध्यान रख रहे हैं, अपनी सोसाइटी का कितना ध्यान रख रहे हैं, क्या कूड़ा नहीं फैला रहे हैं, और लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं, सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम्स में लेकर जा रहे हो आप। सो ऐसी एजुकेशन भी प्रोवाइड करो बच्चों को, कहाँ से? सेकेंडरी एजुकेशन से ही। ओके, सो नेक्स्ट इज द शिफ्ट टूवर्ड्स होलिस्टिक एजुकेशन। तो बच्चों को सिर्फ उनको क्या करना? ब्रॉडन द रोल ऑफ स्कूल्स टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर लाइफ वर्क एंड हायर स्टडीज, नॉट जस्ट एकेडमिक्स। कि बच्चों को सिर्फ पास होने के लिए ना पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ कि वो अपनी लाइफ के लिए प्रिपेयर हो सके, अच्छा काम कर सके, एम्प्लॉयमेंट मिल सके उन्हें, हायर स्टडीज़ में और जा सके, अब्रोड जा सके, अपना जो काम है वो दूसरों को सिखा सके, स्किल्स और डेवलप कर सके, जॉब्स और डेवलप कर सके। तो ऐसा हमारा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जो बच्चों का सर्वांगीण विकास पर ध्यान दे, ओवरऑल डेवलपमेंट पे, जिसको होलिस्टिक एजुकेशन भी बोल सकते हो। ओके, सो इंट्रोडक्शन ऑफ 10+2+3 पैटर्न। सो बेसिकली इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, इन्फ्लुएंस द लेटर एस्टेब्लिशमेंट की, मतलब यहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं हुआ था, बट इन्होंने जो आगे जो हम पढ़ेंगे अभी कमीशन, उनको प्रभावित करा था अपने इस सिस्टम से। 10+2+3 एजुकेशन सिस्टम पे, 10+2+3 एजुकेशन स्ट्रक्चर। तो 10 जो है वो स्कूल ईयर्स के लिए होंगे, स्कूल्स के लिए होंगे, 2 हायर सेकेंडरी के लिए, एंड 3 ईयर्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। आपने सुना होगा अपने मम्मी पापा से, जिनके मम्मी पापा भी पढ़े लिखे हैं, या फिर आप अपने फ्रेंड्स के मम्मी पापा से पूछ सकते हो जिनके मम्मी पापा नहीं पढ़े लिखे, या फिर उनको भी पता होता है, जो नहीं पढ़े लिखे उनको भी इतनी नॉलेज है। ओके, सो बेसिकली पहले क्या होता था कि बच्चों को 10th तक स्कूल में पढ़ाया जाता था। 12th में बात करें, मतलब 11 12 उन्हें कॉलेज में कराई जाती थी, है ना। तो जैसे मैं मेरे पापा की बात करूँ तो वो भी, उन्होंने भी 11 12 कहाँ से किए? कॉलेज से ही किए। सो और बाकी के जो 3 साल हैं वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन के होंगे। तो ऐसा पैटर्न इन्होंने इन्फ्लुएंस करा, मतलब और जो कमीशन आए उसको बस इन्होंने बताया कि ऐसा भी हो सकता है। ओके, सो फाउंडेशन फॉर वोकेशनल एजुकेशन लेड डू लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। सो बेसिकली आपका जो डेवलपमेंट है वो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन स्कूल्स के लिए भी होना चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए, नॉट परसुइंग हायर एजुकेशन। कि जो हायर एजुकेशन के लिए नहीं जाना चाहते हैं उनको स्कूल्स में ही ये सारी चीज़ें सिखाई जाए, उनकी जो स्किल्स हैं वो डेवलप कराई जाए, स्किल ट्रेनिंग दी जाए, उन्हें प्रोफेशनल्स के लिए काम कराया जाए, जैसे उनको एग्रीकल्चर के बारे में बताओ, इंडस्ट्री के बारे में बताओ, डेली लाइफ स्किल्स के बारे में बताओ, ताकि वो हायर एजुकेशन जो नहीं ले रहे हैं उनको भी वो चीज़ें आ सकें। एजुकेशनल रिफॉर्म, अर्ज रिफॉर्म्स इन सेकेंडरी एजुकेशन।
इन्होंने बोला था कि सेकेंडरी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, अगर वही क्लियर नहीं होगा तो आप यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाओगे। तो ये प्रिपरेटरी स्टेज है सेकेंडरी एजुकेशन किसका, यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसको स्ट्रेंथन करा जाए, इसको मजबूत करा जाए। फोकस ऑन लीडरशिप एंड नेशन बिल्डिंग, सो बेसिकली इन्होंने फोकस करा था लीडरशिप पे कि बच्चों को नेतृत्व के लिए बनाया जाए, मतलब उनको तैयार कराया जाए। ओके, इंस्पायर यूनिवर्सिटी टू प्ले अ रोल इन नेशन बिल्डिंग, कि इंस्पायर करो यूनिवर्सिटीज़ को कि वो एक नेशन बिल्डिंग का रोल प्ले करें, कि बच्चे उनसे कुछ सीखें, यूनिवर्सिटीज से, स्टाफ से, टीचर से कुछ सीखें। सोशल डेवलपमेंट और डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप बनाने में बच्चों को हेल्प करें, उनको उनकी वैल्यूज़ के बारे में, एथिक्स के बारे में, मोरलिटी के बारे में बताया जाए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के बारे में बताया जाए। तो ये था हमारा इम्प्लीकेशन किसका, इंडियन एजुकेशन का। ओके, सो ये हमने इम्प्लीकेशंस पढ़े थे स्टूडेंट्स, इम्प्लीकेशन ऑन इंडियन एजुकेशन, कि क्या इम्प्लीकेशंस हुए थे इनके इंडियन एजुकेशन पे, कि इन्होंने टूवर्ड्स किया था शिफ्ट टूवर्ड्स होलिस्टिक एजुकेशन पे, 10+2+2 3 पैटर्न को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, आया नहीं था तब तक, बट फाउंडेशन फॉर वोकेशनल एजुकेशन, एजुकेशन में रिफॉर्म आए थे और लीडरशिप और नेशन बिल्डिंग के लिए काम किया था। नेक्स्ट इज द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इसे। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी इंपॉर्टेंट है, बट वो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि वो पहला कमीशन था, वो आप नहीं भूलोगे, आई गारंटी। बट सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ये भी इंपॉर्टेंट कमीशन है। ओके, सो इसकी बात करें तो मेन रिकमेंडेशंस क्या हैं, मतलब इनके बारे में देख लेते हैं पहले तो। जो इनके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, तो इसको मुदालियर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। सो डोंट बी कंफ्यूज स्टूडेंट्स। ओके, तो मुदालियर कमीशन आ जाए या फिर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आ जाए, एक ही बात है। सो इनके रिकमेंडेशंस क्या थी, क्या इन्होंने बोला था कि क्या होना चाहिए किसमें, अब आपने देख ही लिया होगा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, तो मतलब ये किससे रिलेटेड है, सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड है आपकी। ओके, सो इन्होंने रोल ऑफ एजुकेशन इन डेमोक्रेसी के बारे में बात करी थी, कि एजुकेशन में डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र की क्या रोल है, क्या उसकी भूमिका है। सो डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप स्कूल मस्ट हेल्प डेवलप रिस्पेक्ट फॉर द डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ एवरी इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, क्लास और रेस। मतलब स्कूल्स किसके लिए काम करें, स्कूल बच्चों के अंदर डेवलप करें कि वो किसी भी तरह का भेदभाव ना करें, प्यार से रहें और दूसरों के मूल्य को समझें, दूसरों के जीवन को समझें, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना करें किसी भी बेसिस पे। सोशल इंटेलेक्चुअल मोरल क्वालिटीज असेंशियल हैं फॉर डेमोक्रेटिक लिविंग, कि आप सोसाइटी में भी अच्छे से रहो, आप इट इज़ आपको सोशल बीइंग भी बनाया जाए, आपका बौद्धिक विकास भी करा जाए, और आपके अंदर मोरल मतलब मूल्य, दैट इज आप बोल सकते हो कि क्वालिटीज़ को भी डेवलप करा जाए आपके अंदर। ओके, ताकि आप डेमोक्रेटिक लिविंग जी सको, मतलब ऐसी आप लिविंग, ऐसी आप जिंदगी जी सको जिसमें आप किसी के प्रति भी मतभेद ना करते हो, सब लोग समान साथ मिलकर के चलते हो। सो ऐसा होना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग एंड इंटीग्रिटी, सो बेसिकली स्टूडेंट शुड बी ट्रेन टू डिस्टिंग्विश ट्रूथ फ्रॉम फॉल्सहुड। सो बेसिकली स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है, ट्रेन करा जाता है कि कैसे वो सच और झूठ में फैसला कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं, उनको अलग कैसे कर सकते हैं कि क्या सच है क्या झूठ है। रिजेक्ट फैंटेसिज्म एंड प्रेजुडाइज, जो आप बोलते हो ना कि ये मुझे बहुत फैंटासाइज करता है, मतलब मैं इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, या फिर प्रेजुडाइज जो बने हुए हैं, है ना, मतलब जो चीज़ें आपकी सोसाइटी ने बनाई हुई, हमारी सोसाइटी ने बनाई हुई है बेसिकली, तो उन सब चीज़ों को आप रिजेक्ट करो ना, उन सब चीज़ों को के पास आप ना आओ। डेवलप अ पैशन फॉर सोशल जस्टिस, कि जैसे बोल रखा है ना कि लड़कियां ये काम नहीं कर सकती, लड़के कर सकते हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए, उसको रिजेक्ट करना है, बच्चों के अंदर से हटाना है। पैशन डेवलप करना फॉर सोशल जस्टिस, कि आप सोसाइटी के लिए भी काम करो, सोसाइटी में किसी के भी प्रति अन्याय हो रहा है, विरुद्ध अन्याय हो रहा है, तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, उनकी हेल्प कर सकते हो, ऐसा सिटीजन आपको बनाना है। ओके, तो ऐसे स्कूल्स होने चाहिए। एजुकेशनल स्ट्रक्चर रिफॉर्म की बात करें, सो इंट्रोडक्शन ऑफ हायर सेकेंडरी सिस्टम, 3 year national secondary education system after 8 years of elementary education। तो इन्होंने बोला कि एलिमेंट्री एजुकेशन, 8 साल की एलिमेंट्री एजुकेशन के बाद 3 साल की क्या होनी चाहिए, सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। ओके,
8 साल की एलिमेंट्री एजुकेशन के बाद 3 साल की दैट इज सेकेंडरी एजुकेशन, इन्होंने इस बारे में बात करी थी। 8+3 आप बोल सकते हो। ओके, स्प्लिटिंग ऑफ इंटरमीडिएट स्टेज, तो जो इंटरमीडिएट स्टेज थे, जो शुरुआती एज स्टेज थी, उनको इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड करा। इंटरमीडिएट एजुकेशन स्प्लिट, अच्छा इंटरमीडिएट स्टेज मतलब जो 12th जो आपकी है उसको, सॉरी, तो 1 ईयर एट स्कूल एंड 1 ईयर एट यूनिवर्सिटी, कि आप जो 11th क्लास है वो आप स्कूल में करोगे और जो आपकी 12th क्लास है वो आप यूनिवर्सिटी में करोगे। So however, this led to issues like early specialization after class 8 and difficulties in vocationalization. So basically इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो issues थे, है ना, एंड डिफिकल्टीज थी, जो इश्यूज थे, इश्यूज लाइक अर्ली स्पेशलाइजेशन आफ्टर क्लास दैट इज 8 एंड डिफिकल्टीज इन वोकेशनलाइजेशन, की वोकेशनलाइजेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई जब ये करा गया कि एक क्लास मतलब 11th तक तो आप स्कूल में पढ़ोगे, 12th में फिर आप कॉलेज में चले जाओगे, यूनिवर्सिटी में चले जाओगे, तो ये थोड़ी बनेगा सही सिस्टम, है ना। तो उससे जो स्पेशलाइजेशन थी बच्चों के अंदर, कैसे आप इंक्लूड करोगे इतने छोटे से एज में, 8th क्लास तक के बच्चों को थोड़ी पता होगा, ज़्यादा नॉलेज थोड़ी होगी, है ना। सो इसमें बहुत प्रॉब्लम्स आई, इसीलिए फिर आगे आया, उसके बारे में भी बात करेंगे। ओके, so diversification of courses, so basically secondary education should offer academic streams जैसे social science, science, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ये तो होने ही चाहिए, साथ के साथ वोकेशनल स्ट्रीम जो आपको स्किल्स सिखाएं, जो आपको प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाएं, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या फिर कॉमर्स। ओके, मतलब आपको ट्रेड के बारे में भी नॉलेज हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में भी नॉलेज हो। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था, रिकमेंड किया था, टीचिंग ऑफ मदर टंग, हिंदी एंड इंग्लिश। तो अगर हम बात करें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो था, रिकमेंड किसने किया था, सो बेसिकली एक दैट इज मुदालियर कमीशन के द्वारा, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के द्वारा रिकमेंड किया गया था कि जो पहली लैंग्वेज है वो मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए, जैसा कि आज हम NEP 2020 में भी पढ़ते हैं, है ना। ये भी NEP 2020 भी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को ही मानती है। सो मदर टंग होनी चाहिए आपकी फर्स्ट लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज, फिर हिंदी होनी चाहिए, हिंदी कहाँ पर, अगर आपकी यहाँ पे हिंदी है तो यहाँ पे आपकी कोई और भाषा हो सकती है, फिर आपकी जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है वो। ओके, बट यहाँ पे मदर टंग जैसे तमिल है तो यहाँ पे हिंदी सेकंड होनी चाहिए और जो थर्ड होनी चाहिए वो इंग्लिश होनी चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट इज अ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तो फोकस करा था एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस टू हेल्प स्टूडेंट मेक इन्फॉर्म्ड करियर एंड एजुकेशन चॉइसेस। तो बच्चों को क्या बनाया जाए, वोकेशनल गाइडेंस दी जाए, उनको उनको शिक्षा दी जाए इसके ऊपर, ताकि वो अपने करियर के बारे में दैट इज आप बोल सकते हो अवगत रहें, है ना, उनको पता हो कि क्या उन्हें चूज करना है, कैसे करना है, और एजुकेशन चॉइसेस बना सके वो। टीचिंग मेथड्स एंड एग्जामिनेशन रिफॉर्म की बात करें तो इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग मेथड्स, टेक्स्ट बुक, असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन सिस्टम, रिड्यूस रोट लर्निंग। सो बेसिकली जो टीचिंग मेथड्स थे उनमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, है ना, जो पढ़ाने का आपका तरीका है, पढ़ाने के जो आपके नए नए मेथड्स हैं उसमें इम्प्रूवमेंट करो, सिर्फ चॉक एंड टॉक के थ्रू ही नहीं, डिफरेंट अदर मेथड्स को यूज़ करो। टेक्स्ट बुक में भी सुधार होना चाहिए, है ना, और असेसमेंट और एग्जामिनेशन सिस्टम में भी, जो कि रोट लर्निंग को प्रमोट करती है आज तक भी। हमारे डॉक्यूमेंट्स में इतनी पहले ये सारी सिस्टम हटा दिए गए थे, मतलब इनके लिए बात की गई थी कि रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी है। आज हम ये जो पढ़ रहे हैं वो भी रोट लर्निंग के लिए ही पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ हटनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट, बट रियलिटी की बात करें तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आपके मार्क्स, आपके एकेडमिक स्कोर। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो इन्होंने बेटर स्कूल बिल्डिंग के लिए रिकमेंड किया था, और इक्विपमेंट होने चाहिए, संसाधन होने चाहिए, मतलब रिसोर्सेज होने चाहिए, और जो टूल्स हैं वो होने चाहिए क्लासरूम में, चौक, ब्लैक बोर्ड, दैट इज आप बोल सकते हो कि बेंचेस होनी चाहिए, चेयर्स होनी चाहिए, है ना, फैंस होने चाहिए, अच्छा दैट इज वेंटिलेशन होना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इम्पोर्टेंस ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, सो दो द फोकस वॉज ऑन सेकेंडरी एजुकेशन, की फोकस था सेकेंडरी एजुकेशन पे, बट कमीशन ने इस बात पर भी ध्यान दिया किस पे, फाउंडेशनल रोल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, कि जो आपका एलिमेंट्री एजुकेशन है उसका क्या रोल होगा आपके सेकेंडरी एजुकेशन में, सो वो भी सही होनी चाहिए। ओके, तो जैसे हमने देखा था यूनिवर्सिटी जो फोकस करती है वो सेकेंडरी एजुकेशन की जो कमियां हैं उस पर, तो सेकेंडरी की बात करें तो वो एलिमेंट्री पे पहुंचा देती है अपनी कमियां। तो अगर देखा जाए तो एलिमेंट्री एजुकेशन ही अच्छे से दोगे तभी सेकेंडरी लोगे और तभी फिर सेकेंडरी से यूनिवर्सिटी में आओगे।
सो स्टूडेंट इम्प्लीकेशंस क्या होनी चाहिए इंडियन एजुकेशन पे, फॉर इंडियन एजुकेशन पे क्या मतलब लागू करा गया, क्या चीज़ें देखी गई. So basically first is the democracy and citizenship. So school became key institutions for nurturing democratic values and critical thinking. तो जो स्कूल है वो एक की इंस्टीट्यूशंस बने किसके लिए कि आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज उनके अंदर डेवलप करो, किनके अंदर, बच्चों के अंदर, और क्रिटिकल थिंकिंग आलोचनात्मक चिंतन. स्ट्रक्चरल चेंजेस होने चाहिए, मतलब लेट ग्राउंड वर्क फॉर द 10+2+3 एजुकेशन सिस्टम. दो इनिशियल स्टेज फेस चैलेंजेस कि मतलब इन्होंने बोला था कि जो सिस्टम होना चाहिए वो 10+2+3 एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए. उन्होंने ग्राउंड वर्क दिया था बट अच्छे तरीके से नहीं बताया था इसके बारे में, है ना. बट इन्होंने बोला था 8+3 होना चाहिए, उसके बारे में ज़्यादा बात की थी. ओके. वोकेशनल एजुकेशन मतलब फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट सेकेंडरी लेवल. देखो इन्होंने स्ट्रक्चरल चेंज में ये बोला नहीं था. 8+3 के बारे में हमने देखा था अभी, बट इसमें बहुत प्रॉब्लम्स आई थी. इसके लिए इसका जो 10+2+3 सिस्टम की था, जो राधाकृष्ण कमीशन ने उसको रिकमेंड किया था, उसकी नींव और भी ज़्यादा बढ़ गई कि ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना. सो वोकेशनल एजुकेशन मतलब आप बच्चों को स्किल्स सिखाओ, प्रैक्टिकल स्किल्स के बारे में भी नॉलेज दो सेकेंडरी लेवल पे. लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में बात हुई कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अडॉप्ट होना चाहिए हर स्कूल में जहाँ पे भी पढ़ाया जाता है. गाइडेंस पे फोकस करी गई, करियर काउंसलिंग और वोकेशनल गाइडेंस प्रोवाइड करो स्कूल्स में. इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, मतलब एम्फोसाइज द नीड फॉर बेटर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज कि आप क्या करो, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा दो, रिसोर्सेज अच्छे प्रोवाइड करो. असेसमेंट रिफॉर्म की बात करें तो हाईलाइटेड द नेसेसिटी टू मूव अवे फ्रॉम रोट लर्निंग एंड फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. तो उन्होंने बात करी थी कि रोट लर्निंग से आपका जो असेसमेंट है वो दूर हो जाना चाहिए. जो ये आपका रट्टाबाजी जो चीज़ होती है ना, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए. कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो कि बच्चों को कॉन्सेप्ट कितने याद हुए और कहाँ ये फुल होता है, मुझे ये बताओ. ओके, बताना ज़रूर कमेंट में. नेक्स्ट इज द इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 से 66. तो ये थर्ड कमीशन आप बोल सकते हो, इंडियन एजुकेशन कमीशन आया. सो ये DS कोठारी, दौलत सिंह कोठारी के द्वारा दिया गया था. इसको कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है. सो इनकी रिकमेंडेशंस क्या रही, एजुकेशन शुड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, कि एजुकेशन का जो मेन एम है वो क्या है, नेशनल डेवलपमेंट थ्रू एजुकेशन, कि आप राष्ट्र विकास कर सकते हो एजुकेशन के थ्रू. तो एजुकेशन कैसा होना चाहिए, जो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करे, मतलब हमें ऐसे स्टूडेंट्स प्रोवाइड करे जो हमारे दैट इज नेशन के लिए एसेट्स बने, ना कि लाइबिलिटी बने. मतलब वो आगे हमारे लिए कुछ काम करें, हमारे नेशन को और भी ज़्यादा डेवलप करें, ग्रोथ करें उसकी. सो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए. नेशनल यूनिटी को प्रमोट करना, है ना, कि आप सब हम सब एकता में रहें, पूरा नेशन एकता में रहे, ऐसा हमारे एजुकेशन होनी चाहिए. डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना, दैट इज मजबूत करना लोकतंत्र को. नेशन को मॉडर्नाइज करना कि कैसे आप नई टेक्नोलॉजीज लाकर, इंडस्ट्रीज लेकर के आकर, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हो. मोरल, सोशल और स्पिरिचुअल वैल्यूज पे फोकस करना इसका मेन एम था. ओके. सो द नेक्स्ट वन इज 3 key facets ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म. सो बेसिकली 3 key facets क्या थे एजुकेशन रिफॉर्म के. सो इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन, मेक एजुकेशन रेलिवेंट टू लाइफ, नेशनल नीड्स एंड एस्पिरेशन, कि एजुकेशन को ऐसा बनाओ, जो शिक्षा है आपको दी जा रही है वो लाइफ से रिलेटेड होनी चाहिए आपकी, जो राष्ट्र का जो ज़रूरतें हैं और जो एस्पिरेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए. क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट, कि आप सिर्फ सिलेबस ही ना बढ़ा दो, आप क्वालिटी को भी इंक्रीज करो, एजुकेशनल स्टैंडर्ड को एनहेंस करो, ताकि इंटरनेशनली कंपेयर कर सकें हम अपनी एजुकेशन को. क्या हम आज भी कर सकते हैं इंटरनेशनली, ये तो 1964 की बात है जब ये बोला गया था. एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज, एक्सपेंड एजुकेशन टू मीट मैन पावर नीड्स एंड प्रमोट इक्वल अपॉर्चुनिटीज, कि आप क्या करो, एक्सपेंड करो एजुकेशन को ताकि वो मैन पावर नीड्स, मतलब आपको ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोवाइड करे, ज़्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट पे आए, है ना, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे हर जॉब सेक्टर में या फिर हर जगह पर. नेक्स्ट वन इज द मेन रिकमेंडेशंस क्या हैं इसकी. सो स्टूडेंट्स, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एजुकेशनल सिस्टम, कि एजुकेशनल सिस्टम को रीस्ट्रक्चर करो, दोबारा से उसमें बदलाव करो. जो हमने देखा 8+3, या फिर जो फिर उसके बाद उससे पहले दैट इज राधाकृष्णन कमीशन में आया था कि ये होना चाहिए. सो इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करा गया 10+2+3 सिस्टम को, कि 10 साल जो है वो जनरल एजुकेशन में होनी चाहिए, 2 साल हायर सेकेंडरी में, इट इज स्पेशलाइज एजुकेशन, और 3 साल आपके यूनिवर्सिटी एजुकेशन में होने चाहिए.
ओके, सो ये सिस्टम अडॉप्ट करा गया. सो वर्क एक्सपीरियंस एंड वोकेशनलाइजेशन, इंटीग्रेशन ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन एजुकेशन टू, एंड द गैप बिटवीन एजुकेशन एंड वर्क, कि आप बच्चों को स्कूल में ही वर्क एक्सपीरियंसेस कराओ, मतलब बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करो, ताकि ये जो गैप है ये कम हो जाए, कि बच्चे सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज लेते रहें और प्रैक्टिकल पे ध्यान ना दें. प्रमोट प्रैक्टिकल स्किल्स अलॉन्ग विद एकेडमिक नॉलेज, कि एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ, जैसे आप बच्चों को बता रहे हो कि गाड़ी कैसे चलाते हैं, ऐसा आपका चैप्टर है, तो आप साथ में उन्हें चलाना नहीं बट एक ऐसा सिमुलेशन करा सकते हो आप जहाँ पे बच्चे सीख सकते हैं थोड़ा. ओके, मतलब आप इसको सेकेंडरी या फिर आप बोल सकते हो यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी में सिखा सकते हो, कॉलेजेस में. ओके, आगे अगर हम बात करें तो कॉमन करिकुलम एंड सिटीजनशिप एजुकेशन. सो 10 ईयर ऑफ कॉमन स्कूलिंग होनी चाहिए. बिल्ड डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, कनेक्ट द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज विद द वर्ल्ड ऑफ वर्क, कि बच्चों को मतलब कॉमन स्कूलिंग प्रोवाइड करो कि हर जगह पे बच्चे सेम ही शिक्षा लें, ऐसा नहीं कि एक जगह पे अलग ले रहे हैं, दूसरी जगह पे दूसरी ले रहे हैं, ताकि वो डेमोक्रेटिक सिटीजन बन पाए, उनके मन में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी के भी प्रति, इक्वालिटी की भावना हो, लिबर्टी की भावना हो, जस्टिस की भावना हो, और वर्ल्ड को कनेक्ट कर सके, वर्ल्ड ऑफ नॉलेज को टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क, कि जो उनका ज्ञान है उसको वो अपने काम में दर्शा सके. डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज ओनली आफ्टर द +2 स्टेज, कि वो डाइवर्सिफाई कैसे कर सकते हैं, मतलब फिर आगे कैसे और भी ज़्यादा उसको डीप में कैसे पढ़ सकते हैं, तो वो +2 एज के बाद ही होगा, उससे पहले आपको जनरल एजुकेशन ही दी जाएगी और साथ ही साथ वोकेशनल एजुकेशन. फोकस ऑन साइंस एंड मैथमेटिक्स, तो साइंस और मैथमेटिक्स पे फोकस करा गया था. एम्फोसिस ऑन साइंस एंड मैथमेटिक्स टू मीट द कंट्रीज डेवलपमेंटल नीड, तो इन्होंने जोर दिया था साइंस और मैथमेटिक्स पे, ताकि आप डेवलपमेंटल नीड्स को कंप्लीट कर सको, ताकि इंजीनियर्स ज़्यादा बने, आर्किटेक्चर ज़्यादा बने, डॉक्टर्स ज़्यादा बने, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करा गया था. सोशल साइंस और आर्ट्स के सब्जेक्ट पे बहुत कम फोकस करा गया था, इस पे बात नहीं की थी. साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ को ज़्यादा एम्फोसाइज किया था. इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, की हर किसी इंसान के लिए, जो भी इंडिविजुअल है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है क्या लेने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए. एड्रेस रीजनल, ट्राइबल, कास्ट एंड जेंडर इम्बेलेंसेज, जो भी प्रॉब्लम्स हैं जेंडर के बेस पे, कास्ट के बेस पे, ट्राइबल के बेस पे या फिर रीजन के बेस पे, वो सब खत्म होनी चाहिए, उस चीज़ पे ध्यान दिया गया था. तो कॉमन स्कूल सिस्टम इंट्रोड्यूस करा कि हर जगह पर एक ही किताब होगी, तो बच्चे एक ही चीज़ को सीखेंगे, ऐसा नहीं कि उनके मन में कोई डिस्क्रिमिनेशन या फिर कुछ अलग चीज़ आएंगी. ओके, सो नेबरहुड स्कूल्स होने चाहिए. नेबरहुड मतलब उनके घर के पास ही 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के दायरे में, ताकि हर कोई बच्चा एजुकेशन ले सके. स्कूल कॉम्प्लेक्सेस होने चाहिए, है ना, मतलब बिल्डिंग्स होनी चाहिए. स्पेशल एजुकेशन फॉर हैंडीकैप्ड, की हैंडीकैप्ड के लिए स्पेशल एजुकेशन के बारे में भी बात करी थी, है ना, जिसमें जो डेट इज आप बोल सकते हो जो डिसेबल्ड बच्चे हैं वो पढ़ सकते हैं. ओके, जिनको कोई प्रॉब्लम है फिजिकल रूप से और दैट इज शारीरिक, जिसे बोल सकते हैं मानसिक रूप से. ओके, तो वेलफेयर मेजर्स की बात करें तो प्रोविजन किसका है, फ्री टेक्स्ट बुक का है एट प्राइमरी लेवल, कि प्राइमरी लेवल पे फ्री टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, है ना, और मिड डे मील्स प्रोवाइड करो ताकि रिटेंशन और हेल्थ इंप्रूव हो सके. ऐसा इन्होंने रिकमेंड किया था कि बच्चों को बीच में ही खाना खिलाओ, लंच कराओ वहाँ पे, ताकि बच्चे ध्यान से सुने, वहीं रहें और उनकी हेल्थ पे भी ध्यान रखा जा सके. तो और क्या है, अडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में बात करी थी कि इलिटरेसी है जो, उसको मतलब जो अनपढ़ लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उसको आप ख़त्म करो और अडल्ट एजुकेशन को प्रमोट करो. अल्टरनेटिव लर्निंग चैनल्स को प्रोड्यूस करो, कि बच्चे सिर्फ स्कूल्स में ही नहीं, डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू पढ़ सकते हैं, टीवी के थ्रू पढ़ सकते हैं, रेडियो के थ्रू पढ़ सकते हैं, ऐसे चैनल्स बनाओ. सो क्वालिटी इंप्रूवमेंट मेजर्स होने चाहिए. इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग फॉर नेशनल स्टैंडर्डाइजेशन, की इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग होनी चाहिए ताकि जो नेशन का जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन हो सके. तो मतलब क्वालिटी को इम्प्रूव करना, टीचिंग मेथड इम्प्रूव करना और मटेरियल्स प्रोवाइड करना टीचर्स को, ताकि वो बच्चों को अच्छे से सिखा सके. और सेलेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ स्कूल्स फॉर एक्सीलेंस, कि आप क्या करो, डेवलपमेंट करो स्कूल्स की, ताकि वो अपने एरिया में बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे सके, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सके. ओके, नेक्स्ट इज द टीचर स्टेटस एंड वेलफेयर. तो टीचर की सैलरीज के बारे में भी बात करी कि उनकी जो सैलरी है वो इंक्रीज होनी चाहिए. जो स्कूल टीचर की है पर्टिकुलरली उनकी बात करी थी. गवर्नमेंट को मिनिमम पे स्केल इंट्रोड्यूस करना चाहिए, तो जो भी गवर्नमेंट में है, प्राइवेट में है, सबको एक ही समान सैलरी मिलेगी. टीचर एजुकेशन के बारे में क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, की जो ट्रेनिंग्स वगैरह हैं वो दी जानी चाहिए. और हेडमास्टर्स, न्यू कोर्स फॉर हेडमास्टर, टीचर एडुकेटर्स या फिर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर,
सबके लिए नए नए कोर्सेज लाए जाए ताकि जो प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर जो चीज़ें हैं अपग्रेड हो सके, उनके अंदर स्किल्स अपग्रेड हो सके। टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एक्सपेंड करो, मतलब जो बीएड और एमएड सिखाते हैं उन इंस्टीट्यूशंस को आप और भी ज़्यादा उनको बढ़ावा दो। ओके, नेक्स्ट इज द इम्प्लीकेशन फॉर इंडियन एजुकेशन। तो इन्होंने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के बारे में बात करी थी, एस्टेब्लिश करा था 10+2+3 सिस्टम को, जिसमें 10 जो जनरल एजुकेशन, 2 फॉर हायर सेकेंडरी एंड 3 इज फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन, जो आज तक भी फॉलो, मतलब एनईपी 2020 से आने से पहले फॉलो होता था, अभी भी हो रहा है बट अब हटता जा रहा है धीरे धीरे करके। लिंकिंग एजुकेशन विद वर्क, कि बच्चों की जो एजुकेशन है उसको वर्क से, मतलब उनको प्रैक्टिकल चीज़ें भी सिखाओ। वर्क एक्सपीरियंसेस प्रोग्राम के साथ वोकेशनल एजुकेशन को भी प्रमोट करो। साइंस पे ज़्यादा फोकस करा गया था ताकि आप निर्माण कर सको नेशन का, उसकी डेवलपमेंट कर सको। तो साइंस और टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करा गया था। सोशल इक्विटी पे, कि आप इक्वालिटी को प्रमोट करो एजुकेशन में, कोई भी तरह, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कॉमन स्कूलिंग और इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए जहाँ पे सभी बच्चों को हक हो पढ़ने का। अडल्ट एजुकेशन पे बात करी थी इन्होंने कि अडल्ट लिटरेसी को भी स्ट्रेंथन करा जाए, कि जो अडल्ट हैं वो भी पढ़ सके, वो भी एजुकेशन ले सके और लाइफ लॉन्ग लर्निंग जिससे बढ़ सकती है। सो टीचर डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने टीचर ट्रेनिंग के बारे में, रेम्यूनरेशन, उनकी जो पे स्केल है उसके बारे में, और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में बात की थी। सो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात करें तो बेसिस बिकेम द बेसिस फॉर द इंडियाज फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968। तो ये एक तरह से एक, मतलब पहला एक तरह से नींव बनी किसकी, जो हमारी जो पहली एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में, उसकी, है ना, उसका बेस बना। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कोठारी कमीशन के अंडर में ली गई थी। ओके, so student, the next one is the National Policy on Education, that is NPE 1986 and 92. So National Policy on Education NPE 1986-1992 दो ईयर्स क्यों दिए हुए हैं, बिकॉज ये रिवाइज की गई थी 1986 पॉलिसी, इसको रिवाइज करा गया था, कुछ चेंजेस करे गए थे जिसको प्रोग्राम ऑफ एक्शन POA भी बोला जाता है 1992 में। स्टार्ट करते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 1986। सो 1986 के बाद ही जो 1992 में रिफॉर्म आया था, आफ्टर दैट ये 2020 में जो अभी पॉलिसी चल रही है वो है। ओके, सो बैकग्राउंड क्या है, रिव्यूइंग द एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम थ्रू द डॉक्यूमेंट चैलेंज ऑफ एजुकेशन अ पॉलिसी पर्सपेक्टिव। एक डॉक्यूमेंट आया था जिसका नाम था चैलेंज ऑफ एजुकेशन अ पॉलिसी पर्सपेक्टिव। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कौन से डॉक्यूमेंट के तहत ये जो एजुकेशन, दैट इज नेशनल एजुकेशन ऑन पॉलिसी ऑन एजुकेशन है, वो तैयार हुआ था। सो ये एम करता है प्रिपेयर इंडिया फॉर 21st सेंचुरी, कि 21वीं शताब्दी के लिए बच्चों को प्रिपेयर करना, उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, नेशन बिल्डिंग के बारे में, कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में, इन सब के बारे में बात करें। So built upon the goals of 1968 education policy, but acknowledge gaps in access and equality. So basically जो 1968 के gaps थे, मतलब जो भी goals थे, उसके ऊपर ये तैयार की गई थी, उसको डिसाइड में रखते हुए, साथ के साथ जो भी प्रॉब्लम्स थी एक्सेस और इक्वालिटी में, कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही थी, एक ऐसी एजुकेशन जिसमें बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके और एक्सेस मिल सके सभी बच्चों को, सभी बच्चे एजुकेशन प्राप्त कर सके। सो इस गैप को देखते हुए ये पॉलिसी तैयार की गई थी स्पेसिफिकली। सो मेन फीचर्स क्या है एनपी 1986 के, सो नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, तो इन्होंने 10+2+3 स्ट्रक्चर को ही अडॉप्ट किया था, मतलब 10 साल जो है जनरल एजुकेशन के लिए, 2 साल स्कूल एजुकेशन के लिए। मतलब यहाँ पे स्पेशलाइजेशन आ जाती है कि आप जो मेडिकल, नॉन मेडिकल और दैट इज कॉमर्स और आर्ट्स जो लेते हो वो सब इसी में आता है। 3 years ऑफ हायर एजुकेशन, ओके, जिसमें आप बीए करते हो, बीकॉम करते हो, बीएससी करते हो, तो जो भी बैचलर डिग्री जो भी आप करे वो 3 years। सो बेसिकली ये स्ट्रक्चर है एजुकेशन सिस्टम का। सो एम्फोसाइज करता है कॉमन एजुकेशन फॉर ऑल, कि सभी को समान शिक्षा मिले, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो कास्ट, क्रीड और जेंडर के बेसिस पे, और रीइटरेटेड द नीड ऑफ फॉर द कॉमन स्कूल सिस्टम। सो बेसिकली इसमें कॉमन स्कूल सिस्टम के बारे में ज़्यादा फोकस करा गया था, कि मतलब बहुत सारे स्कूल्स ऐसे थे जो 5th क्लास तक बच्चों की अलग अलग बुक्स को पढ़ाते थे। अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल में अलग, हरियाणा में अलग, और सिक्किम में अलग, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की बुक्स थी। तो उस चीज़ को इन्होंने बाद में दोबारा से फोकस करा था, ओके, कॉमन स्कूल सिस्टम को। सो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, तो एक्सेस हो, एनरोलमेंट हो और रिटेंशन हो ऑफ ऑल चिल्ड्रन अप टू 14 years ऑफ एज, कि सभी बच्चों को एजुकेशन प्राप्त हो
सभी बच्चे एजुकेशन पूरी कर सकें, 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं, और रिटेंशन हो, ओके, और एनरोलमेंट भी बढ़े उनका, कि वो एडमिशन ले, दाखिला ले, जिसे बोल सकते हो। सो प्राइमरी स्कूल को ओपन करा गया रिमोट एरियाज में और ट्राइबल एरियाज में, जिसको आश्रम स्कूल भी कहते हैं। सो बेसिकली जो प्राइमरी स्कूल थे, जो रिमोट एरिया, जहाँ तक बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं पहुंच पाती, वहाँ पे भी स्कूल्स ओपन करे गए, और ट्राइबल एरियाज में भी स्कूल्स को ओपन करा गया। सो फोकस ऑन गर्ल्स एजुकेशन, तो विमेन एजुकेशन या फिर गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर बात की गई थी। और जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज थे, मतलब जो डिसेबिलिटी से ग्रसित थे, है ना। सो इंक्लूजन इन रेगुलर स्कूल प्लस स्पेशल स्कूल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, कि रेगुलर स्कूल में इंक्लूजन करना है आपको, मतलब उनको इंक्लूड करके पढ़ाना है, साथ के साथ स्पेशल स्कूल्स भी खोले गए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, है ना। जैसे हरियाणा है, हरियाणा में जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे गुरुग्राम हो गया, या फिर आप बोल सकते हो फतेहाबाद हो गया, हिसार हो गया, रोहतक हो गया, है ना। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्पेशल स्कूल्स को ओपन करा गया। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज द क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन। तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे भी फोकस करा गया, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे बच्चों को सिखाया गया, कि बच्चों को चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन दो, बच्चों को ध्यान में रखते हुए, और एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए, बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग करके सिखाओ। कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन होना चाहिए, और डिटेंशन पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, मतलब आप बच्चों को फेल नहीं कर सकते या स्कूल से नहीं निकाल सकते एलिमेंट्री लेवल पर। एलिमिनेशन ऑफ फिजिकल पनिशमेंट भी नहीं दे सकते, और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने पे ज़्यादा फोकस करा गया था, कि अच्छी बिल्डिंग्स बनाई जाए, अच्छी क्लासेस बनाई जाए, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो, डिफरेंट मैथड, डिफरेंट जो टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो यूज़ होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। नॉन फॉर्मल और अडल्ट एजुकेशन के ऊपर भी बात करी थी, कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी एस्टैब्लिश करो, मतलब ऐसे सेंटर्स एस्टैब्लिश करो बच्चों के लिए, फॉर चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल और इन एरियाज विदाउट स्कूल, कि जो बच्चे स्कूल नहीं आ पाते हैं, या फिर जो बच्चे क्या दैट इज स्कूल्स नहीं जा पाते हैं, या फिर आप बोल सकते हो जहाँ पे स्कूल्स नहीं हैं, वो अपने घर बैठे पढ़ सके। तो जैसे इग्नू सेंटर है, वो एस्टेब्लिश करा गया इस टाइम में। आप मुझे बताएंगे इग्नू जो है, दैट इज इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, वो कब एस्टेब्लिश हुई थी। ओके, सो प्रमोशन ऑफ अडल्ट एजुकेशन, तो अडल्ट एजुकेशन प्रोवाइड की गई बच्चों को, दैट इज अडल्ट्स को यहाँ पे सिखाया जाने लगा, ताकि लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट कर सके। और जो इलिटरेसी थी, असाक्षरता था, मतलब जो दैट इज लोग पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, उनको भी पढ़ाया जा सके, उसको हटाया जा सके, मतलब इलिटरेसी को रिमूव कर सको आप। तो एडल्ट एजुकेशन भी दी गई, कि जो जॉब कर रहे हैं उनके पास, जिनके पास एजुकेशन है, उनको भी अच्छी एजुकेशन दी गई। सो टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पे भी फोकस करा गया, क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो इस टाइम में डाइट्स का भी क्या हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, डाइट एस्टेब्लिश हुई थी, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। सो इसमें प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, कि बच्चों जो टीचर्स हैं, जो टीचर एडुकेटर हैं, उनको उनकी जॉब से पहले भी, और दैट इज उनको जॉब के बाद भी, मतलब जॉब कर रहे हैं उसके साथ भी उनको कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग प्रोवाइड करो। नॉन फॉर्मल एंड अडल्ट एजुकेशन ट्रेनिंग भी दो, कि बच्चों को ऐसे भी, जो नॉन फॉर्मल हमने सेटअप किया था 1986 के दौरान, कि नॉन फॉर्मल होना चाहिए, तो उसके तहत भी बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे आप रिसोर्सेज बच्चों को प्रोवाइड कराओगे, अडल्ट एजुकेशन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करी जाए। अपग्रेडेशन ऑफ सेलेक्टेड सेकेंडरी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, की कुछ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को अपग्रेड करा गया, उनको बढ़ाया गया, उनके अंदर डेवलपमेंट की गई, उनके अंदर अच्छा विकास करा गया। एम्पावरमेंट ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, तो एनसीटीई एस्टेब्लिश हुआ इसके बाद। ओके, अक्रेडिटेशन ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सो बेसिकली जो भी बीएड या एमएड, जो भी आपके इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे भी टीचर एजुकेशन के लिए आपको शिक्षा दी जाती है बनने के लिए, वो जो इंस्टीट्यूशन है वो एनसीटीई से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, तभी आपकी बीएड, एमएड या जेबीटी या फिर एनटीटी जो भी दैट इज आप डिग्री है, वो वैलिड मानी जाएगी। ओके, करिकुलम डेवलपमेंट एंड गाइडेंस प्रोवाइड करता है, कि करिकुलम क्या होना चाहिए, और गाइडेंस प्रॉपर, जो अपग्रेडेशंस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको देखता है, फिर उसके बिहाफ पे क्या एक्शंस ले सकते हैं उसको भी देखता है, एड्रेस करता है। सो नेटवर्किंग बिटवीन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज़, और टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज़ के बीच में नेटवर्क बना रहे, है ना, कि आप टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, आप यूनिवर्सिटीज़ में आप यूज़ कर सकते हो टीचर्स को, यूज़ इन द सेंस कि उनको वो पढ़ा सकती हैं, है ना, यूनिवर्सिटीज़ में भी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बने, तो इससे नेटवर्क भी क्रिएट होगा। ओके, सो नेक्स्ट इज द
लैंग्वेज पॉलिसी, तो लैंग्वेज पॉलिसी वही 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था कि मदर टंग पे ज़्यादा एम्फेसिस किया गया था, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट स्कूल, कि स्कूल में आपको बच्चों को पढ़ाना है उनके मदर टंग में। तो मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज होगी, हिंदी सेकंड और इंग्लिश थर्ड लैंग्वेज। जहाँ पे क्या बोली जाती है, जहाँ पे नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, और जहाँ पे हिंदी बोली जाती है वहाँ पे तो मदर टंग ही हिंदी होगी, फिर कोई और रीजनल लैंग्वेज, आफ्टर दैट इंग्लिश या फिर कोई भी फॉरेन लैंग्वेज। ओके, हिंदी को प्रमोट करा गया एज अ लिंक लैंग्वेज, लिंक करने के लिए मोस्टली जगह पे हिंदी को यूज़ करा गया, प्रमोट करा गया। फॉरेन लैंग्वेज एजुकेशन भी दी जाने लगी, मतलब उस पर भी काम हुआ। ओके, सो स्टूडेंट नेक्स्ट इज द ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। सो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लाया गया, मतलब इसका जो मेन एम्फेसिस था वो था कि इम्प्रूव फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज इन प्राइमरी स्कूल, कि प्राइमरी एजुकेशन या स्कूल्स में फिजिकल रिसोर्सेज भी नहीं चाहिए, मतलब प्रॉपर बेंचेस होनी चाहिए, ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, हर मटेरियल होना चाहिए पढ़ाने के लिए, और ह्यूमन रिसोर्सेज भी, मतलब टीचर्स भी होने चाहिए। तो एडिशनल टीचर अपॉइंट करो, बेटर क्लासरूम होनी चाहिए और टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होने चाहिए। नेक्स्ट इज द प्रमोशन ऑफ प्राइवेटाइजेशन, कि प्राइवेटाइजेशन हो, एनकरेज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन टू सप्लीमेंट गवर्नमेंट एफर्ट, कि आप क्या करो, एनकरेज करो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को, है ना, मतलब प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दो, कि प्राइवेट सेक्टर में भी बच्चे जाएं, ताकि जो गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स हैं उसको आप और भी ज़्यादा एनहेंस कर सको, उसके साथ आप मिल करके चल सको। ओके, तो प्राइवेट को भी फोकस करा गया था। नेक्स्ट इज द एम्फोसिस ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो साइंस और मैथमेटिक्स पे फोकस करा गया था, और साइंटिफिक टेम्पर बच्चों के अंदर, कि विज्ञानात्मक उनकी सोच होनी चाहिए, वो सोचे इस तरह से जो प्रूव हो सके, जो चीज़ें वैलिड हो। ओके, वैल्यू एजुकेशन, एनवायरमेंटल अवेयरनेस, इंक्लूजन ऑफ वैल्यू एजुकेशन टू फोस्टर नेशनल इंटीग्रेशन एंड सेक्युलरिज्म, कि धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए, धर्मनिरपेक्ष नेशन बनाने के लिए आप वैल्यू एजुकेशन को प्रमोट करो। ओके, और एनवायरमेंटल एजुकेशन टू डेवलप कॉन्शियसनेस अबाउट सस्टेनेबिलिटी, कि एनवायरमेंटल एजुकेशन भी प्रोवाइड करो। एनवायरमेंटल एजुकेशन टू डेवलप कॉन्शियसनेस अबाउट सस्टेनेबिलिटी, कि एनवायरमेंटल एजुकेशन भी को भी बढ़ावा दो, ताकि कॉन्शियसनेस बढ़े, मतलब लोगों के मन में अवेयरनेस हो सस्टेनेबिलिटी के लिए, कि आप कैसे आप फ्यूचर नीड्स को कंप्लीट कर सकते हो विदाउट हार्मिंग द अदर। ओके, सो अदर की बात करें तो स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन में, वर्क एक्सपीरियंसेस में, एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, और मीडिया और एजुकेशन टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग। सो बेसिकली मीडिया का यूज़ करना, एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ताकि आप टीचिंग और लर्निंग को इम्प्रूव कर सको। ओके, और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, आपको इंटरनेशनल चीज़ों के बारे में भी पता चले। सो नेक्स्ट इज द रिव्यू एंड फॉलो अप एक्शन। सो दैट इज रिव्यू एंड फॉलो अप एक्शन क्या हुए थे। सो आचार्य राममूर्ति कमेटी बनी थी 1989 से 1990 में। सो इनकी जो रिकमेंडेशंस थी वो थी, कन्वर्ट प्राइवेट स्कूल्स इनटू कॉमन स्कूल्स, ये प्राइवेट स्कूल्स को कॉमन स्कूल्स में कन्वर्ट करो, ताकि सोशल डिस्पैरिटीज, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी डिस्क्रिमिनेशन है, उसको हम हटा सके। सो स्पेशल प्रोग्राम्स स्टैब्लिश करे जाने चाहिए SC ST और विमेन और एजुकेशनली बैकवर्ड माइनॉरिटीज़ के लिए, उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करे जाने चाहिए। एजुकेशन मदर टंग में होनी चाहिए, और स्टॉप एड टू स्कूल्स यूजिंग अदर मीडियम, की जो दूसरे मीडियम में पढ़ाते हैं ना, दूसरे मीडियम वाले, उनको ख़त्म करो, वो नहीं होने चाहिए। बोलते ना इंग्लिश मीडियम स्कूल, इंग्लिश में, तो शुरुआती दौर में आप मदर टंग में ही पढ़ाओगे। एलोकेट एडिक्वेट फंड्स फॉर इम्प्रूविंग प्राइमरी एजुकेशन, और फंड्स प्रोवाइड करो प्राइमरी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, जो बिल्डिंग्स हैं उनको बढ़ाने के लिए, उनको और भी ज़्यादा अच्छा डेवलप करने के लिए। सो रिवाइज्ड हुई थी ये प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में। सो बेसिकली इम्प्लीमेंटेड न्यू स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन रामामूर्ति कमिटीज रिकमेंडेशन। तो इन्होंने ये जो स्ट्रेटजीज थी 1992 में, इनकी जो स्ट्रेटजीज थी उसको इम्प्लीमेंट करा था, इसलिए जो NPE है आपका रिवाइज हुआ था 1992 में। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो भी प्रॉब्लम्स थी हमारी NPE 1986 में, उसको इन्होंने रिव्यू करा था आचार्य रामामूर्ति ने, और फिर उसके बाद उसमें जो कमियां थी वो लाई गई थी, और फिर उसके बाद उसमें जो रिवीजन हुई थी किसमें, 1986 की पॉलिसी में, जो कि 1992 में, और जिसको प्रोग्राम ऑफ एक्शन कहा जाता है। ओके, समझ में आया। सो स्टूडेंट नेक्स्ट वन इज द इम्प्लीकेशंस ऑन इंडियन एजुकेशन। तो इंडियन एजुकेशन पे क्या इम्प्लीकेशंस रही हैं इनकी। सो इक्विटी इन एजुकेशन, मतलब इक्विटी इन एजुकेशन मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, स्पेशली फॉर मार्जिनलाइज ग्रुप्स एंड गर्ल्स, है ना, जो अल्पसंख्यक लोग हैं और
ग्रुप हैं या फिर लड़कियों के लिए। प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना ताकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बन पाए, ताकि बहुत स्कूल ओपन हो पाए और दैट इज गवर्नमेंट को भी हेल्प मिल सके एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से, ताकि वो हर इंसान तक, हर बच्चे तक एजुकेशन पहुंचा पाए। एजुकेशनल एक्सेस होनी चाहिए, एक्सपेंडेड स्कूल्स इन रिमोट एंड ट्राइबल एरियाज की, रिमोट एरियाज में भी जहाँ तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं वहाँ तक भी स्कूल्स पहुंचाओ, एजुकेशन पहुंचाओ, और ट्राइबल एरियाज में भी थ्रू द ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। सो इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब जो मेन स्ट्रीमिंग ऑफ हैंडीकैप चिल्ड्रन इनटू रेगुलर स्कूल की, जो हैंडीकैप बच्चे हैं उनको रेगुलर स्कूल में ही पढ़ाना। ओके, सो स्टूडेंट टीचर डेवलपमेंट मतलब डाइट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड स्ट्रेंथन टीचर एजुकेशन, जो कि दैट इज बढ़ावा देती है और एम्पावर करती है टीचर एजुकेशन को। लैंग्वेज पॉलिसी में मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के तहत। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन के बारे में भी बात करी, मतलब मीडिया एंड टेक्नोलॉजी के बारे में कि आप इंटीग्रेट करके चल सकते हो और टीचिंग लर्निंग को एक बेहतर प्रक्रिया बना सकते हो। वैल्यू एजुकेशन मतलब री इन्फोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्युलरिज्म, कि धर्म निरपेक्ष को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, सोशलिज्म को, है ना, समाजवादी को, और दैट इज नेशनल यूनिटी एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस को। सो वर्क एजुकेशन लिंक की बात करें तो एम्फोसाइज वोकेशनल एंड वर्क एक्सपीरियंसेस बेस्ड एजुकेशन, तो बच्चों को सिखाओ, स्किल्ड एजुकेशन भी सिखाओ, साथ के साथ उनको वर्क बेस्ड एक्सपीरियंस मतलब उनको काम करके सिखाओ और मतलब उन्हें प्रैक्टिकल लर्निंग भी कराओ। ओके, नेक्स्ट इज द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। तो बेसिकली राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले देखेंगे कि एनैक्टमेंट कब हुई इसकी, तो ये 1 अप्रैल 2010 को आया, मतलब केम इनटू इफेक्ट की जब ये लागू किया गया। सो ये पास अंडर द आर्टिकल 21 है, तो पूछ लिया जाता है कि जो आरटी एक्ट है वो कौन से आर्टिकल के तहत आता है। सो आर्टिकल 21A के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 86 अमेंडमेंट में दैट इज इंसर्ट किया गया था, है ना, 2002 में। सो ये बनाता है एजुकेशन को फंडामेंटल राइट, कि ये राइट है, अगर कोई इसके खिलाफ बोलता है तो उसको कड़ी रूप से कानूनी कार्रवाई हो सकती है उसके खिलाफ। ओके, सो बच्चे क्या कर सकते हैं, छोटे बच्चे से 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फंडामेंटल राइट बना दिया गया है, राइट टू एजुकेशन, कि सभी को शिक्षा लेनी अनिवार्य है और अगर कोई रोकता है आपको तो आप उसके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हो। सो मेन फीचर्स की बात करें तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए, गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर, 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड हो, कोई भी फीस नहीं ली जाएगी किसी भी फॉर्म में, ना कोई चार्ज ना कोई एक्सपेंसेस, और कंपलसरी है द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनरोलमेंट अटेंडेंस एंड कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन, कि आप ये नहीं सिर्फ आपने एनरोलमेंट ले लिया और बात खत्म, आपको बच्चों को स्कूल में रखना भी है, उनको पढ़ाना भी है और उनकी एजुकेशन को कंप्लीट भी कराना है। 25% रिजर्वेशन प्राइवेट स्कूल्स में, कि 25% रिजर्वेशन दिया गया है गरीब बच्चों को, जो दैट इज गवर्नमेंट स्कूल्स में सीट बहुत कम होती है, तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी जाके पढ़ सकते हैं विदाउट एनी फी। ओके, सो प्राइवेट अनएडेड स्कूल मस्ट रिजर्व 25% सीट एट द एंट्री लेवल फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो जिनकी जो आय है वो बहुत कम है, सैलरी बहुत कम है एनुअल, और डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए 25% सीट्स जो है वो प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट स्कूल्स में भी रिजर्व है। ओके, गवर्नमेंट रीइंबर्सेस द स्कूल्स फॉर ईच सच चाइल्ड, और गवर्नमेंट उनको पैसा देगी स्कूल्स को उन बच्चों के बिहाफ पे। ओके, नेबरहुड स्कूल कॉन्सेप्ट आया, स्कूल मस्ट बी अवेलेबल विद इन द स्पेसिफाइड डिस्टेंस, तो इन्होंने मतलब आरटी एक्ट में आया कि स्कूल अगर प्राइमरी स्कूल की बात करें तो 1 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, और अपर प्राइमरी की बात करें तो 3 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए बच्चे के रेजिडेंस से। डिटेंशन पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, कि आप उन्हें निकाल नहीं सकते पहले, ना फेल कर सकते। एक्सपल्शन पॉलिसी भी नहीं होनी चाहिए, कि आप उन्हें ना निकाल सकते ना ही उन्हें फेल कर सकते हो। ओके, कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन सिस्टम इंस्टेड ऑफ एग्जाम्स, की बच्चों का जो इवेल्युएशन है या असेसमेंट है वो कैसे करोगे, कॉन्टिन्यूस तरीके से, और उनका ओवरऑल दैट इज आप बोल सकते हो कि इवेल्युएशन या असेसमेंट करोगे, हर तरह से उनका सर्वांगीण असेसमेंट मूल्यांकन करोगे आप, तो वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, कि आप एफएस भी लोगे, एसेस भी लोगे, एमसीक्यूज के जरिए, है ना, या फिर डिबेट डिस्कशंस के जरिए, ऐसे बच्चों को इंटरैक्टिव एक्टिविटीज के जरिए आप बच्चों का इवेल्युएशन करोगे। प्रोहिबिशन ऑफ फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हरासमेंट, तो आप क्या करोगे, प्रोहिबिट करोगे किसको, मतलब बता ये बोलोगे कि दैट इज फिजिकल पनिशमेंट अलाउड नहीं है और मेंटल हरासमेंट भी नहीं होनी चाहिए। सो बैन लगा हुआ है फिजिकल पनिशमेंट पे, कि जो मार पीट देते हैं टीचर्स उस पर बिल्कुल बैन है। मेंटल हरासमेंट पे भी आप किसी को गलत भी नहीं बोल सकते, किसी बच्चे को डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव भी नहीं कर सकते किसी भी बच्चे पर किसी भी बेसिस पे। ओके, प्रोहिबिशन ऑफ स्क्रीनिंग एंड कैपिटेशन फीस की, तो कोई भी फीस नहीं लगेगी बच्चों की, ना एंट्रेंस टेस्ट,
child shall be denied admission based on, ये नहीं बोल सकते कि एंट्रेंस टेस्ट पे दाखिला होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंटरव्यूज के तहत नहीं, बल्कि 25% जो है वो रिजर्व होंगी ही होंगी, चाहे एंट्रेंस टेस्ट पास है चाहे नहीं है, चाहे इंटरव्यू है चाहे नहीं है। स्कूल कैन नॉट चार्ज एनी काइंड ऑफ डोनेशन और कैपिटेशन फीस, तो स्कूल जो है वो उनसे कोई भी तरह की फीस या कैपिटेशन फीस नहीं लेगा, कोई भी डोनेशन फीस नहीं लेगा। ओके, सो रिकॉग्निशन ऑफ स्कूल्स की बात करें, सो ऑल स्कूल्स एक्सेप्ट गवर्नमेंट स्कूल्स मस्ट कंफर्म टू मिनिमम नॉर्म्स एंड गेट रिकॉग्नाइज बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, कि गवर्नमेंट स्कूल के अलावा और जो भी स्कूल्स हैं उनको अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से रिकॉग्नाइज लेना पड़ेगा, जैसे सीबीएसई है, एचबीएसई है, जो भी स्टेट बोर्ड है वहाँ से, और नॉर्म्स को फॉलो करना है, जो मानदंड जो रूल्स बनाए हुए हैं स्कूल्स के लिए। अनरिकॉग्नाइज स्कूल्स को क्या करना पड़ेगा, प्रिस्क्राइब नॉर्म्स और फेस क्लोजर, या तो वो दैट इज नॉर्म्स को माने या फिर वो बंद हो जाएंगे। ओके, मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो स्कूल मस्ट फुलफिल स्टूडेंट टीचर रेशियो होनी चाहिए 1:30 प्राइमरी लेवल पे, कि प्राइमरी लेवल पे एक टीचर पे 30 बच्चे होने चाहिए। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जैसे टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर, क्लासरूम्स होने चाहिए। क्वालिफाइड टीचर्स होने चाहिए, जो एनसीटी नॉर्म्स कहता है कि बीएड कंपलसरी होनी चाहिए, है ना, और दैट इज जेबीटी आप बोल सकते हो, कंपलसरी होनी चाहिए। ओके, जेबीटी फॉर प्राइमरी। ओके, अनट्रेन टीचर्स मस्ट एक्वायर क्वालिफिकेशन विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, कि जो अनट्रेन टीचर्स है जिनको ट्रेनिंग नहीं मिली है उनको एक टाइम दे दिया जाएगा कि आप तब तक अपनी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करिए। स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज बनाई गई, एवरी गवर्नमेंट एंड एडेड स्कूल मस्ट हैव एसएमसी कंपोज्ड ऑफ, तो बेसिकली स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई जिसमें 75% इन्वॉल्वमेंट होता है पेरेंट्स का, टीचर्स का और लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स का। रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, स्कूल एक्टिविटीज, स्कूल में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं बच्चों के लिए, बच्चों के प्रति, है ना, उन सब पे उन सबको मॉनिटर करना, और डेवलपमेंटल प्लान बनाना, बच्चों को और कैसे आप उजागर कर सकते हो और क्या स्किल एजुकेशन ला सकते हो, तो वो पेरेंट्स और टीचर और लोकल रिप्रेजेंटेटिव के देख रेख में होगा। करिकुलम एंड इवैल्यूएशन की बात करें तो एजुकेशन शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड और फियर एंड ट्रोमा, की कोई भी किसी भी तरह का दबाव नहीं डालना है एज अ टीचर, आपको एज अ स्कूल रिप्रेजेंटेटिव आप स्टूडेंट को बिल्कुल प्यार से पढ़ाओगे, कोई भी ट्रोमा फेस नहीं कराना है, और सीसीई पैटर्न को फॉलो करना है, दैट इज अ कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन फॉर असेसमेंट, मतलब बच्चों का कॉन्टिन्यूस, मतलब एफएस और एसएस लेकर के टेस्ट भी करोगे और दोनों चीजों को मापोगे, दैट इज को स्कोलास्टिक को भी और स्कोलास्टिक एक्टिविटीज को भी। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज द इम्प्लीकेशन ऑफ आरटीई ऑन इंडियन एजुकेशन, तो आरटीई का क्या इम्प्लीकेशन था इंडियन एजुकेशन पे, तो सबसे पहले यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, की एलिमेंट्री एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन हो गया हुआ, सब जगह पर एजुकेशन फॉर ऑल इम्प्लीमेंट कर दी गई इंडिया में, है ना, तो एजुकेशन एक जस्टिबल राइट बन चुका है। इंक्लूजन एंड इक्विटी, मतलब 25% रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया गया जिन लोगों को जरूरत है उनको, तो इससे इंक्लूजन भी बढ़ता है और इक्विटी भी बढ़ती है, ग्रेट एक्सेस भी बढ़ती है डिसएडवांटेज चिल्ड्रंस के लिए। इम्प्रूव स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव हो चुकी हैं, जैसा उन्होंने बोला था कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या, बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए आरटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, टॉयलेट्स, क्लासरूम, ड्रिंकिंग वाटर्स, तो वो हैं अब। ओके, टीचर क्वालिटी और अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ी है, इंक्रीज फोकस ऑन टीचर ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन, एनहांस अकाउंटेबिलिटी, कि अब लोग जवाबदेही हैं एक दूसरे के प्रति, और क्वालिफिकेशंस और टीचर ट्रेनिंग पे भी काम किया गया है। ओके, नो डिटेंशन पॉलिसी, की किसी को भी आप नहीं मार पीट के भगाओगे, या फिर आप बोल सकते हो कि रिजल्ट के बेस पे किसी को फेल नहीं करोगे। ओके, एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, प्रोहिबिटेड फिजिकल पनिशमेंट नहीं देनी है, कास्ट बेस्ड बायसनेस भी नहीं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं करना है। पब्लिक एजुकेशन को स्ट्रेंथन करना है, मतलब बढ़ावा देना है, इन्वेस्टमेंट करो इसमें गवर्नमेंट स्कूल्स में, स्पेशली जो रूरल और बैकवर्ड एरियाज में बनाए गए हैं। एनरोलमेंट इंक्रीज करना, सो बेसिकली सिग्निफिकेंटली इंप्रूव एनरोलमेंट रेट्स, की बच्चे बहुत एडमिशन ले रहे हैं, तो उससे हमें ये चीज़ देखने को मिली आरटी एक्ट के बाद कि काफ़ी ज़्यादा एनरोलमेंट रेट देखने को मिला हमें गवर्नमेंट स्कूल्स में, जिसमें जो गर्ल्स थी और जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज थी वो बहुत ज़्यादा मात्रा में देखे गए थे। ओके, सो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी रहा, मतलब पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट भी रहेगी स्कूल फंक्शनिंग में, तो इससे अच्छे बेटर डिसीजंस बनेंगे। ओके, सो एजुकेशन गवर्नेंस रिफॉर्म्स भी, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वर मेड अकाउंटेबल फॉर फुलफिलिंग द राइट टू एजुकेशन, तो दोनों ही अकाउंटेबल हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी, दोनों अपने अपने पद पर रह करके काम करेंगी बच्चों की एजुकेशन के लिए, ताकि ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो बना रहे ऐसे ही। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज अ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005।
सो ये क्या है स्टूडेंट्स, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ये एनसीईआरटी के द्वारा पब्लिश करा गया था, दैट इज नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। जो आप बुक्स देखते हो अपनी, दैट इज आप बोल सकते हो कि जो सीबीएसई की बुक्स होती है ना, उसमें एनसीईआरटी लिखा होता है पीछे, तो वो एनसीईआरटी ही पब्लिश करता है। और कॉन्टेक्स्ट किया है, डेवलप्ड एज अ पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एनपीई, जो 1986 में एनपीई आई थी उसके कॉन्टेक्स्ट में, मतलब उन्होंने सुझाव दिया था, उसके बाद इसको डेवलप करा गया था, जो कि मॉडिफाइड हो गई थी 1992 में, दैट इज प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो हम पढ़ चुके हैं। एम क्या था, टू गाइड द डेवलपमेंट ऑफ सिलेबाई, कि जो सिलेबस है उसको कैसे आप अच्छा बना सकते हो, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कैसा बना सकते हो, टेक्स्ट बुक कौन कौन सी इंक्लूड करनी है, टीचिंग प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए स्कूल्स में, है ना, अक्रॉस इंडिया में, तो उन सब चीज़ों पे बात की थी। सो मेन फीचर्स क्या थे एनसीएफ 2005 के, दैट इज अ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। सो बेसिकली लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन देना, तो सबसे पहले तो रोट लर्निंग से शिफ्ट करा गया था किसमें, एक्टिव पार्टिसिपेशन में, कि बच्चों को सिर्फ आप लेक्चर दे रहे हो, बच्चे सुन रहे हैं, इस चीज़ को हटा दिया गया था, और बच्चे भी आपके साथ बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, और अपने डिस्कशंस भी कर रहे हैं, क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया गया था। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पे, मतलब बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क को यूज़ कर रहे हैं, बच्चे क्वेश्चंस पुट अप कर रहे हैं, है ना। सो बिल्ड देयर ओवर ऑन नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट एंड एक्सपीरियंस, ताकि बच्चे खुद की नॉलेज बिल्ड कर सके खुद से ही, है ना। तो जॉयफुल लर्निंग को प्रमोट करा था, स्ट्रेस फ्री एनवायरमेंट को, इंक्लूसिव लर्निंग को, जहाँ पे सभी बच्चे एक साथ मिलकर एक ही छत के नीचे सीखें, ओके, कोई भी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लर्निंग विदाउट बर्डन, सो करिकुलम ओवरलोड को रिड्यूस कर दिया गया, अननेसेसरी मेमोराइजेशन को हटा दिया गया, कि जो आप रट्टाबाजी करते हो, है ना, बार बार कोई चीज़ें याद करते हो, उसको हटा दिया गया। और टेक्स्ट बुक डोमिनेंस को भी रिड्यूस कर दिया गया, कि सब कुछ टेक्स्ट बुक पे ही डिपेंडेंट नहीं, इसके अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक पे बहुत कम जोर दिया गया, ओके, जो आपकी बुक्स होती हैं। सो एम्फेसिस ऑन मीनिंगफुल लर्निंग, तो मीनिंगफुल लर्निंग पे जोर दिया गया, और क्रिटिकल थिंकिंग पे, मतलब कि आलोचनात्मक चिंतन पे, ना कि मैकेनिकल रिपीटेशन। कि पहले क्या होता था, टीचर्स क्या कराती थी, चैप्टर पढ़ाती थी आपको, फिर पीछे से आपको रिपीट करना होता था उस चीज़ को, तो उस चीज़ को हटा करके अब आपको क्रिटिकल थिंकिंग एनहांस करने के लिए पढ़ाया जाता है, और एक मीनिंगफुल लर्निंग के लिए, ताकि आप अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीखो, या खुद करके सीखो, लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू, ओके। सो होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करा गया था, एजुकेशन शुड फोस्टर कॉग्निटिव स्किल्स, उनकी जो संज्ञानात्मक स्किल्स हैं वो भी डेवलप हो, थिंकिंग और रीजनिंग की, तर्क विचार करने की और सोचने की, सोशल स्किल्स भी डेवलप हो, मतलब कोलैबोरेशन और एम्पैथी की, इमोशनल ग्रोथ भी, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन भी, और मोरल एंड एथिकल वैल्यूज भी, कि उनके अंदर मोरल और एथिकल क्या सही चीज़ है, क्या गलत है, क्या उन्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो चीज़ें भी पता चले, और क्रिएटिविटी भी एनहेंस हो, मतलब उनकी डाइवर्जेंट थिंकिंग हो, कि वो अब वो जो सोचे वो अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग जगह पे जाके, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो कि उनकी सोच विचार में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिले, डिफरेंस इन द सेंस कि बच्चे बहुत अच्छे से सीख पाए, ओके, इमेजिन कर पाए चीज़ों को। सो द नेक्स्ट वन इज द 4 गाइडिंग प्रिंसिपल्स रहे हैं एनसीएफ के। तो सबसे पहले है लर्निंग शुड शिफ्ट फ्रॉम रोट मेथड, कि लर्निंग को आप शिफ्ट कर दो रोट मेथड से। तो सबसे पहला जो 4 गाइडिंग प्रिंसिपल में ये है कि लर्निंग को शिफ्ट कर दिया गया रोट मेथड से, आप बच्चों को किसके थ्रू पढ़ाया जाएगा, इंटरेस्टिंग जॉयफुल लर्निंग मेथड से। करिकुलम मस्ट बी एनरिच टू प्रोवाइड ओवरऑल डेवलपमेंट, की करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए उसको एनरिच करे, मतलब उसको बढ़ावा दे, ना कि सिर्फ टेक्स्ट बुक सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, ओके। और लर्निंग फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, कि बच्चों को जो सिखाया जा रहा है वो ऐसा नहीं कि आप बदल नहीं सकते हो, जिसको बदल सकते हो, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ओके। और बच्चों की लाइफ से कनेक्ट होनी चाहिए आउटसाइड द स्कूल, ओके, कनेक्टेड टू चिल्ड्रंस लाइफ आउटसाइड द स्कूल, कि घर पे भी उसको जाके कनेक्ट कर पाए, ऐसी लर्निंग होनी चाहिए। असेसमेंट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, और पार्ट ऑफ क्लासरूम एक्टिविटीज होना चाहिए, कि निरंतर आप असेसमेंट करो, बच्चों का चैप्टर पढ़ा के बच्चों से टेस्ट लो, क्वेरीज पूछो उनसे, है ना, उनका फीडबैक लो, और इसको एक क्लासरूम एक्टिविटीज का पार्ट बनाना, ओके। सो द करिकुलम एंड पेडागोजी रिफॉर्म की बात करें तो एक्टिविटी बेस्ड, पार्टिसिपेटिव और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को प्रमोट करा गया एनसीएफ के द्वारा, कि आप पार्टिसिपेट करके बच्चों को दैट इज एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके उनको सिखाया जा सके, डिस्कशन को प्रमोट करो, क्वेश्चनिंग को और एक्सप्लोरेशन को। सो एम्फोसाइज करा गया लर्निंग बाय डूइंग को, रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट ओवर एब्स्ट्रैक्ट टीचिंग, है ना, कि एब्स्ट्रैक्ट टीचिंग मतलब जो अमूर्त टीचिंग है
उसको हटा करके आपको लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू सिखाया जाए, मतलब आप जब खुद करके खुद एक्सपीरियंस करके सीख सको, रियल लाइफ में जा करके सीख सको। ओके इस चीज को प्रमोट करा गया। नेक्स्ट इज इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन, मतलब फोकस करा गया जेंडर इक्वालिटी पे, स्पेशल नीड्स एजुकेशन पे और मार्जिनलाइज ग्रुप पे, मतलब अल्पसंख्यक लोगों पे, हैंडीकैप्ड लोगों पर, उन पे ज्यादा फोकस करा गया और जेंडर इक्वालिटी को हम अच्छा कर सके, मतलब मेल और फीमेल दोनों एक साथ बैठकर आराम से पढ़ सके। ओके सो प्रमोट सोशल जस्टिस एंड इक्विटी इन क्लासरूम प्रैक्टिसेस एंड करिकुलम डिजाइन, तो सोशल जस्टिस को प्रमोट करना और इक्विटी को, मतलब जिसको जरूरत है उसको आप रिजर्वेशन प्रोवाइड करो, उसको मदद प्रोवाइड करो क्लास, ताकि वो इक्वल आ सके और लोगों के लिए और लोगों के साथ। ओके क्लासरूम प्रैक्टिसेस में भी और करिकुलम डिजाइन में भी। मल्टीलिंगुअलिज्म एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट पे, सो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो आज भी यूज हो रहा है, दैट इज मदर टंग, इंग्लिश और हिंदी, इसका यूज करना। और मदर टंग पे ज्यादा एम्फोसाइज किया गया था जब अर्ली ईयर्स में बच्चों को, मतलब क्लास 5 तक अगर या क्लास 3 तक आप पढ़ा रहे हो तो आपको उन्हें रीजनल लैंग्वेज में या उनकी मदर टंग में पढ़ाना है। लैंग्वेज रिच क्लासरूम्स होनी चाहिए, मतलब रीडिंग और एक्सप्रेशन के बारे में भी सिखाया जाए, मतलब लिटरेचर के बारे में, या कैसे अच्छा प्रोनाउंस कर सकते हैं, वोकैबुलरी के बारे में, ये सारी चीजें भी सिखाई जानी चाहिए। असेसमेंट रिफॉर्म लाया गया, मतलब कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन पे ज्यादा जोर दिया गया, जिसका मतलब था कॉन्टिन्यूस मतलब रेगुलर फीडबैक थ्रू आउट द ईयर रेगुलर फीडबैक करो, और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, मतलब एकेडमिक भी हो और को करिकुलर डेवलपमेंट भी हो, कि बच्चों के सब्जेक्ट्स को भी आप देखो, साथ ही साथ आप को करिकुलर मतलब उनके खेल को भी, है ना, और अदर एक्टिविटीज को भी, मेंटल दैट इज डेवलपमेंट को भी, या फिर सोशल डेवलपमेंट, इन सब चीजों पे भी फोकस करो आप, किसके थ्रू, असेसमेंट के थ्रू। सो मूव्स फ्रॉम हाई स्टेक एग्जाम्स एंड रैंकिंग बेस्ड लर्निंग, सो बेसिकली इसका मेन एम था कि आप जो एग्जाम्स हो रहे हैं, रैंकिंग बेस्ड लर्निंग है, इससे आप हट करके बच्चों की कैपेबिलिटी पर ज्यादा ध्यान दो, बच्चा कितना समझ पा रहा है उस चीज पर ध्यान दो। क्या ये हो रहा है सच में, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इंटीग्रेशन ऑफ वर्क एंड एजुकेशन, तो वर्क और एजुकेशन को साथ में मिला करके पढ़ाओ, मतलब बच्चों को ऐसा सिखाओ कि बच्चे एजुकेशन भी ले, साथ में उसे करके भी सीखे। ओके तो वोकेशनल लर्निंग को और लिंकिंग नॉलेज विद लाइफ एंड वर्क। ओके वर्क बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करो, डिग्निटी ऑफ लेबर को एनकरेज करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट इज द यूज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, तो बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी एनकरेज करो कि आप आईसीटी का, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, ताकि आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बना सको। मल्टीमीडिया का, ऑडियो विजुअल एड्स का और कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग को प्रमोट करो, है ना, यूज ऑफ मल्टीमीडिया का यूज करो, ऑडियो विजुअल एड्स का और कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग का। सो पीस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन की बात करें तो पीस एजुकेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग के बारे में बताओ, मतलब कैसे आप कोई लड़ाई झगड़ा कैसे सॉल्व कर सकते हो, शांति कैसे ला सकते हो, कैसे टॉलरेट कर सकते हो, समझ कैसे सकते हो, उस चीज के लिए बच्चों को बढ़ावा दो। इंटीग्रेट एनवायरमेंटल अवेयरनेस, कि आप एनवायरमेंटल अवेयरनेस के बारे में भी बच्चों को बताओ, ईवीएस की बुक्स के थ्रू बच्चों को सिखाओ, बच्चों को फील्ड ट्रिप्स पर लेकर जाओ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए उन्हें प्रेरित करो, ताकि वो करिकुलम में उनको आप डाल सको और बच्चे समझ सके उस चीज को। टीचर एम्पावरमेंट पे भी फोकस करा गया, टीचर व्यूड एज ऑटोनोमस प्रोफेशनल, कि टीचर के ऊपर किसी का जोर दबाव नहीं है, वो अपनी मर्जी से अपनी तरह से सिखा सकते हैं, बस उन्हें गाइडलाइंस के तहत चलना होगा। ओके जो नॉर्म्स बनाए हुए हैं, जो रूल्स बनाए हुए हैं, उनके तहत चल करके वो अपने आप से, अपने तरीके से, जैसा बच्चा पढ़ना चाहता है वैसा पढ़ा सकते हैं। ओके कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की जरूरत है उन्हें, कि उनको बार बार उनकी ट्रेनिंग सेशंस भी लिए जाए, है ना, ट्रेनिंग सेशंस भी दिए जाए, उन्हें वर्कशॉप कराई जाए, सेमिनार्स कराई जाए। ओके सो ये सारी चीजें। एनकरेज टीचर पार्टिसिपेशन इन करिकुलम डेवलपमेंट, तो टीचर को पार्टिसिपेट करो करिकुलम डेवलपमेंट में। नेक्स्ट इज द सब्जेक्ट्स गिवन स्पेशल फोकस, तो कौन कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करा गया था एनसीएफ के द्वारा। सो मैथमेटिक्स एंड साइंस पे, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और रियल लाइफ एप्लीकेशन पे, सोशल साइंस पे क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, सिटीजनशिप एंड वैल्यूज के बारे में बताने के लिए, आर्ट और एस्थेटिक में उनकी क्रिएटिविटी, एप्रिसिएशन और कल्चरल हेरिटेज को दर्शाने के लिए इसका यूज करा गया था। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में, ताकि बच्चों का ओवरऑल वेलबींग, मतलब उनका शरीर सही रहे, इसलिए हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन में भी। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स थे जिसपे फोकस करा गया एनसीएफ के द्वारा। सो स्टूडेंट नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, दैट इज द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, में भी आपका लास्ट टॉपिक है, यस इट इज योर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। स्टार्ट करते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, एनसीएफटीई। अब आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, एनसीएफ और एनसीएफटीई। एनसीएफ था बच्चों के लिए, एनसीएफटी ही है टीचर एजुकेशन के लिए, मतलब हम लोगों के लिए जो बीएड कर रहे हैं, जो एमएड कर रहे हैं, जो टीचर बन रहे हैं। ओके तो 2009 में आया था, तो ये एनसीटीई ने पब्लिश करा था, दैट इज नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जो
जो संभाल रखती है टीचर की, और टीचर की या फिर टीचर इंस्टीट्यूशंस की, कोई भी टीचर इंस्टीट्यूशन है उसको इससे रिकग्निशन लेनी होती है एनसीटीई से। विदाउट दिस योर बीएड एमएड कोई भी डिग्री जो आप टीचर एजुकेशन के ले रहे हो वो वैलिड नहीं होगी। सो पर्पस क्या है? टू रिफॉर्म एंड रिवाइटलाइज टीचर एजुकेशन इन इंडिया टू मीट द डिमांड्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन इंक्लूसिव क्लासरूम। तो ये जो हमारे आज के प्रिंसिपल्स हैं ना नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के, आरटी एक्ट के, कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, इंक्लूसिव क्लासरूम होने चाहिए, इक्विटी प्रमोट करनी है, प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए, तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टीचर की एजुकेशन में ध्यान दिया जाए, रिफॉर्म लाया जाए, है ना। तो टीचर की दैट इज आप बोल सकते हो कि एजुकेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की, उनको स्टिमुलेटिंग लर्निंग कराने की, उन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या है एनसीएफटीई के? तो टू रीडिफाइन टीचर एजुकेशन एज कॉन्टिन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, टीचर का मतलब ये नहीं कि बीएड कर लिया एमएड कर लिया वो टीचर बन गए, अब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनको भी आगे ज़रूरत है, वो और भी आगे बढ़ सकते हैं। कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, क्योंकि नई चीज़ें आती रहती है, फिर उन्हें अपडेट होना पड़ता है, फिर उसके बाद वो नई चीज़ों के प्रति बढ़ते हैं। प्रिपेयर टीचर्स हु आर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, कि उन टीचर्स को प्रिपेयर करो जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स हैं, एथिकली ग्राउंडेड हैं और सोशली रिस्पॉन्सिव है। मतलब वो सोसाइटी के लिए भी बहुत अच्छा सोचते हैं, सही गलत के बारे में भी पता है, और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर मतलब अपने चीज़ों के बारे में वो सोचते हैं, वो ये नहीं समझते कि मैं टीचर बन गया मैं सबसे अव्वल हूँ, मैं सबसे बेस्ट हूँ, नहीं। वो ये समझते हैं कि हम अपनी गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं, जो भी हमसे गलतियाँ हुई हैं, और फिर उसको प्रैक्टिस करके नई नई चीज़ों को सीखते हैं। टू अलाइन टीचर एजुकेशन करिकुलम विद द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, कि आप अलाइन करके चलो, साथ लेकर के चलो टीचर एजुकेशन करिकुलम को भी, किसके साथ? कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज भी उससे मेंटेन रहे और डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी बनी रहे। ओके, तो टीचर एजुकेशन करिकुलम में जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, वो सब भी इंक्लूड होनी चाहिए, वो सब चीज़ें भी पता होनी चाहिए। टू इम्प्रूव क्वालिटी एंड इक्विटी इन एजुकेशन, तो क्वालिटी और इक्विटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो एजुकेशन में? तो प्रोफेशनल टीचर डेवलपमेंट के थ्रू, कि आप टीचर का विकास करो, है ना, टीचर के बारे में सोचो, आप उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करो, उनको जहाँ भी जिस चीज़ की ज़रूरत है आप उसके लिए हमेशा खड़े रहो, है ना, जो भी दैट इज एनसीटी है वो, तो इसलिए एनसीएफटीई में बात हुई थी। टू क्रिएट टीचर्स हु कैन अंडरस्टैंड लर्नर्स डाइवर्सिटी, तो ऐसे टीचर्स क्रिएट करना जो लर्नर्स की डाइवर्सिटी समझ सके, मतलब वो जो विभिन्नता है हमारे देश में उस चीज़ को समझ सके, उस चीज़ को वो एक अपॉर्चुनिटी की तहत लेके चल सके, ना कि थ्रेट के तहत। ओके, सो कॉन्टेक्चुअल नीड्स को समझे और क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करे बच्चों के अंदर। ओके, सो द नेक्स्ट इज मेन फीचर्स क्या है एनसीएफटी के? तो सबसे पहले विजन ऑफ टीचर एजुकेशन, तो टीचर एक फैसिलिटेटर है लर्निंग का, ना कि ट्रांसमिटर ऑफ नॉलेज। कि टीचर का मतलब ये नहीं है कि उसको उसके पास पूरा ज्ञान है, वो सर्वज्ञाता है, उसको सब पता है, बल्कि टीचर आपके साथ या हमारे साथ सीख रहा है, वो आपको गाइड कर रहा है, जो भी चीज़ें आप जिसमें भी प्रॉब्लम आ रही है आप उसको गाइड कर रहे हो एज अ टीचर। ओके, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर है कि जो अपनी टीचिंग के बारे में सोचते हैं, समझते हैं और उस पर चिंतन करते हैं। एक चेंज एजेंट्स हैं सोसाइटी के, जो इक्वालिटी, जस्टिस और डेमोक्रेसी जैसी वैल्यूज तक को बच्चों तक पहुंचाते हैं। ओके, इंटीग्रेशन विद स्कूल करिकुलम, टीचर एजुकेशन जो है वो अलाइन होनी चाहिए एनसीएफ 2005 से, 2005 के प्रिंसिपल से। मतलब जो हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, और दैट इज अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी दैट इज सीपीडी होना चाहिए, दैट इज कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो वो किस वजह से होगी? वो टीचर एजुकेशन से अलाइन होनी चाहिए, मिल करके चलनी चाहिए। प्रिपेयर टीचर्स टू इम्प्लीमेंट लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी बेस्ड एंड इंक्लूसिव पेडागोजीज, तो टीचर्स को बनाना कैसा? एक जो वो क्या कर सके, लर्नर सेंटर्ड करिकुलम को, पेडागोजी को इम्प्लीमेंट कर सके, एक्टिविटी बेस्ड को, कुछ सभी बच्चों को मतलब समावेशी शिक्षा को लेकर चल सके। सो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस पर एम्फोसाइज करना, मतलब रिफ्लेक्ट ऑन देयर टीचिंग स्टाइल, अंडरस्टैंड स्टूडेंट डाइवर्सिटी, इम्प्रूव बेस्ड ऑन क्लासरूम एक्सपीरियंसेस, तो एनकरेज करे टीचर्स को कि वो रिफ्लेक्ट कर सके टीचिंग स्टाइल्स पर, स्टूडेंट की डाइवर्सिटी को समझे कि स्टूडेंट अलग अलग तरह के हैं, आपको उन सबको देख करके पढ़ाना है, और क्लासरूम एक्सपीरियंसेस के बेस पे इम्प्रूवमेंट भी कर सके ना, इम्प्रूव बेस्ड ऑन क्लासरूम एक्सपीरियंसेस, कि वो खुद में भी इम्प्रूवमेंट कर सके। सो टीचिंग शुड बी बेस्ड ऑन इंक्वायरी एंड रिफ्लेक्शन, तो टीचिंग आपकी इंक्वायरी और रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होनी चाहिए, ना कि ब्लाइंड रिप्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक, की जो टेक्स्ट बुक ने कह दिया बस वही पढ़ाते जा रहे हो, वही रट्टा मरवाते जा रहे हो, वही मेमोराइजेशन कराते जा रहे हो, नहीं। आप अपनी सोच को भी रखो एज अ टीचर, अपने बारे में भी सोचो। ओके, सो नेक्स्ट इज मेन फीचर्स ऑफ एनसीएफटी में क्या आएगा? करिकुलम स्ट्रक्चर फॉर टीचर एजुकेशन, तो करिकुलम स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए?
टीचर एजुकेशन करिकुलम शुड फोकस ऑन 4 ब्रॉड एरियाज। तो 4 ब्रॉड एरियाज पे फोकस करना चाहिए टीचर एजुकेशन करिकुलम को। तो सबसे पहले पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, कि आप एजुकेशन को किस नजरिए से देख सकते हो। तो फिलोसॉफिकल होना चाहिए, सोशियोलॉजिकल होना चाहिए, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन होने चाहिए। करिकुलम एंड पेडागोजिक स्टडीज की बात करें तो सब्जेक्ट नॉलेज और टीचिंग मेथड्स के बारे में भी पता होना चाहिए, उसके बारे में भी दिया होना चाहिए कि कि जो टीचर है उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एंगेजमेंट विद द फील्ड की स्कूल एक्सपीरियंसेस और कम्युनिटी इंटरेक्शन उनका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने बीएड कर लिया और उन्हें यही नहीं पता कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उनको उनके कोर्स के दौरान ही उन सब चीज़ों से अवगत कराओ। ओके। एनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज, जो ईपीसीज होती हैं, सो बेसिकली लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आईसीटी स्किल्स, आर्ट, हेल्थ, तो बेसिकली उनको इन स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए और उनको कैसे एनहेंस कर सकते हो उनके बारे में भी दर्शाता है एनसीएफटी। एड्रेसिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, तो डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को एड्रेस करना, देखना, समझना कि क्या गलतियां हैं इसमें। सो टीचर को ट्रेन करना चाहिए कि वो रिकॉग्नाइज कर सके और रिस्पॉन्ड कर सके कल्चरल, लिंग्विस्टिक और जेंडर एंड एबिलिटी बेस्ड डाइवर्सिटी को, कि वो देख पाए कि जो भी डाइवर्सिटी है किस तरह की डाइवर्सिटी है, कैसे उसे स्टेप लेने हैं आगे, और इंक्लूसिव क्लासरूम बना पाए, मतलब समावेशी शिक्षा, समावेशी क्लासरूम कक्षा बना पाए, ताकि हर बच्चे की नीड्स को पूरा करा जा सके, चाहे वो डिसेबल्ड हो, मार्जिनलाइज ग्रुप हो या फिर फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हो। ओके। सो प्रोफेशनल एथिक्स एंड आइडेंटिटी, सो टीचर एजुकेशन शुड बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एथिकल फाउंडेशन। तो टीचर एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो एथिकल फाउंडेशन को, एक अच्छा एथिकल फाउंडेशन रखे, मतलब उनको ये पता होना चाहिए क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है, और वो ताकि आगे बच्चों में उसको ट्रांसमिट कर सके। सो हेल्प टीचर्स सी देमसेल्व एज प्रोफेशनल, बच्चों को, सॉरी, टीचर्स को महसूस कराती है कि वो एक प्रोफेशनल है, उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ना कि वो एम्प्लॉयज हैं। ओके। तो उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इस चीज को दर्शाती है। सो इन सर्विस एंड प्री सर्विस एजुकेशन, तो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन दी जाती है, जैसे डीएलएड, बीएड है ना, एमएड, तो बेसिकली ये प्री सर्विस एजुकेशन, सॉरी, टीचर एजुकेशन है, जहाँ पे आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है, जो आपको टीचर बनने से पहले जो कोर्सेज कराए जाते हैं वो तो थ्योरी, प्रैक्टिस, बैलेंस, एक्सटेंडेड स्कूल एक्सपोजर एंड रियल क्लासरूम टीचिंग कराई जाती है, मतलब सिमुलेटेड लर्निंग भी कराई जाती है आपको, है ना, ताकि आपको ऐसा इन्वायरमेंट मिल सके कि जैसे आप रियल टीचर हो और रियल एरिया में पढ़ा रहे हो, रियल एरा में पढ़ा रहे हो। सो इन सर्विस ट्रेनिंग शुड बी कॉन्टिन्यूस, प्रैक्टिस ओरिएंटेड एंड रिफ्लेक्टिव, कि आप टीचर बन जाओ तब भी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए बात की गई है, तो वो सारी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। सो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी, तो टेक्नोलॉजी का, तकनीकों का, और आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। तो टीचर को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि आईसीटी टूल्स क्या हैं, कैसे उन्हें यूज़ करना है क्लासरूम में, अच्छे तरीके से बच्चों की लर्निंग को एनहांस करने के लिए कैसे आप पढ़ा सकते हो, इसे आप यूज़ कर सकते हो। टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करो पेडागोजी से, कि जिस तरह से आप पढ़ा रहे हो उसमें टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करो। Okay, so the next one is the research and innovation in teacher education. So encourage action research, case studies and innovations in classroom practices. So बढ़ावा दिया गया एक्शन रिसर्च को, कि जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं टीचर को क्लासरूम में कोई भी टॉपिक कराते टाइम, तो उसके ऊपर वो रिसर्च करे, उसकी प्रॉब्लम का हाइपोथेसिस बनाए, सॉल्यूशंस देके, फिर एक जो सही सॉल्यूशन है उसको वो इम्प्लीमेंट करे, केस स्टडीज लेकर के पढ़ाए और इनोवेशंस करे क्लासरूम प्रैक्टिस में। ओके। सो टीचर एजुकेटर शुड बी रिसर्चर एंड मेंटर, तो टीचर एजुकेटर क्या होना चाहिए, रिसर्चर होना चाहिए और एक मेंटर होना चाहिए, कि बच्चों को टाइम टू टाइम गाइडेंस प्रोवाइड करे, है ना, और जो भी प्रॉब्लम्स है वो उन्हें बता सके और उनका सॉल्यूशन भी ला सके। रिफॉर्म इन असेसमेंट, मतलब मूव फ्रॉम रोड बेस्ड टेस्टिंग टू कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेटिव एंड असेसमेंट, कि क्या होना चाहिए कि रोड बेस्ड टेस्टिंग से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके पर बढ़ो, मतलब बच्चों का सर्वांगीण विकास, हर तरह से विकास करना, ऐसा असेसमेंट होना चाहिए ताकि बच्चों की हर एस्पेक्ट को हम लेकर के चल सके। फॉर्मेटिव असेसमेंट पे भी बात करी है, जो आपके ड्यूरिंग द लेक्चर कराए जाते हैं, ड्यूरिंग द टॉपिक कराए जाते हैं, जो एमसीक्यूज हो गए, डिबेट्स हो गए, डिस्कशंस हो गए, है ना, और क्विजेज हो गए। सो बेसिकली वो सारी चीजें, जैसे कि पीयर फीडबैक पे फोकस करा गया, पोर्टफोलियोज पे, सेल्फ इवेल्युएशन पे और रिफ्लेक्टिव जर्नल्स पे। तो पीयर फीडबैक मतलब उनके दोस्तों से ही फीडबैक लिया जाएगा, पोर्टफोलियो मतलब कि जो दैट इज आप बोल सकते हो बच्चों की सारी ग्रंथ गाथा, सब कुछ उनका, वो स्कूल में कैसा करते हैं, उन्होंने क्या क्या अवार्ड जीते, क्या क्या गलतियां हैं उनकी, सेल्फ इवेल्युएशन पे और रिफ्लेक्टिव जर्नल्स पे। सो उसके बाद है नेक्स्ट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ एनसीएफटी 2009 ऑन टीचर एजुकेशन इन इंडिया। सो क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे बात करी गई, इंक्लूसिविटी पे बात की गई कि समावेशी शिक्षा होनी चाहिए, करिकुलम डिजाइन पे कि करिकुलम डिजाइन कैसा होना चाहिए जो क्रिटिकल एंगेजमेंट पे फोकस करे, असेसमेंट रिफॉर्म कैसे होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस और फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन पे,
स्कूल को लिंक करा जाए, मतलब टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और स्कूल्स को लिंक करके बच्चों को सिखाया जा सके, टीचर वहाँ पे ट्रेनिंग ले सके, प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे फोकस करें, लाइफ लॉन्ग लर्नर और चेंज मेकर्स हैं टीचर, तो वो खुद भी सीखती हैं और बच्चों को भी सिखाती हैं। आईसीटी का यूज करो, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करो पेडागोजी में, और पॉलिसी इंटीग्रेशन, मतलब एनसीएफ और आरटी 2009 और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को अलाइन करके, मतलब साथ मिल करके सीखे। ओके, सो स्टूडेंट, ये थी हमारी वीडियो। कोई भी डाउट है, मतलब ये जो यूनिट है आपकी वो कंप्लीट हो चुकी है होपफुली, और कोई भी डाउट है, आपको कोई डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी इसके भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, इन दोनों यूनिट्स के मिल जाएंगे आपको। ओके, एक साथ तो पढ़ लेना उसे, और वीडियोस को सब्सक्राइब, सॉरी, वीडियोस को लाइक करना ना भूलेगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।